हेलो, गुड इवनिंग। आज हमारा नया टॉपिक एल्कीन एल्कीन के रिएजेंट्स चल रहे थे। प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन चल रहा है, जिसमें हम कुछ प्रॉपर्टीज कवर कर चुके हैं, जिसमें हाइड्रोजनेशन कवर कर चुके हैं, हेलोजनेशन कवर कर चुके हैं, हाइड्रोजन हैलाइड्स कवर कर चुके हैं, कुछ रिएजेंट्स लास्ट टाइम पे भी हमने कवर किए थे। अब हमारे पास कुछ HBO कवर कर चुके हैं, OMDM कवर कर चुके हैं, कैसे क्लासिकल कार्बोकैटायन बनता है, कैसे नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बनता है, ये सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। अब कुछ चीज़ें एल्कीन में और बची हुई हैं, उनको हम और समझेंगे। नाउ द सम मोर इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स, कुछ हमारे पास और भी इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स हैं। अच्छा, एक बात समझ लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स में वी हैव ऑन एंड एवरेज, अगर पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात की जाए तो कम से कम मैं समझता हूँ कि 40 to 45 रिएजेंट्स जो इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स हैं वो हमारे सिलेबस में है। मतलब मैक्सिमम 50 मान लो 50, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, उन 50 की जेई में मैकेनिज्म नहीं है। आप उन सभी के मैकेनिज्म के पीछे मत पड़िएगा। जितने इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स हैं, उनकी मैकेनिज्म हम बात करेंगे यहाँ पे, क्योंकि कुछ ऐसे रिएजेंट्स हैं वो कन्वर्जन के टाइम यूज होते हैं। ए से बी पूरी मैकेनिज्म यूज होगी, लेकिन बी से सी वो वर्किंग है, यूज करना पड़ेगा। फिर सी से डी, डी से ई, इस तरीके की चीजों को यूज करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो अगला रिएजेंट है हमारा कौन सा? नेक्स्ट रिएजेंट है रिएक्शन विद सेलेनियम डाइऑक्साइड SeO2, यानी एल्कीन की रिएक्शन SeO2। हालांकि SeO2 जो है डबल बॉन्ड के साथ साथ कार्बोनाइल कंपाउंड, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है, अल्फा कार्बन होता है, उससे भी रिएक्शन करता है, ट्रिपल बॉन्ड से भी करता है। तो हम जब वो चैप्टर्स पढ़ेंगे तब उसकी बात करेंगे। यहां पर अभी हमारा मेन टारगेट है व्हाट हैपेंड व्हेन एन एल्कीन रिएक्ट्स विद SeO2, सेलेनियम डाइऑक्साइड। तो देखिए, इसका मेन वर्क है क्या। सबसे पहले हम उसके वर्क की बात करेंगे, है ना। उसके बाद उसकी हम मैकेनिज्म की बात करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम वो सारी मैकेनिज्म बताएं जो जेई एडवांस के सिलेबस में है। हमने टारगेट किया है जेई एडवांस को या एम्स को, ठीक है ना। तो जेई एडवांस की अगर सारी प्रिपरेशन आपको आ जाएगी तो बाकी तो बच्चे हैं उसके, है ना। यानी IIT इज द मदर ऑफ ऑल अदर कॉम्पिटिशंस, नॉट IIT, जेई एडवांस। तो ये सारी चीजें आप यहां समझ जाओगे। तो SeO2 क्या करता है, हमेशा एलाइलिक कार्बन पर जो हाइड्रोजन होता है उसको ऑक्सीडाइज कर देता है। यानी कि आपको यहां लिखना होगा इट ऑक्सीडाइजेस द एलाइलिक हाइड्रोजन। यानी क्या करेगा, हाइड्रोजन को वो OH में कन्वर्ट कर देगा। बस इतना सा काम करता है, हाइड्रोजन को OH में कन्वर्ट कर देगा, बस इतना सा काम करना होता है। यानी कि आप और आसान भाषा में अगर कहना चाहो, और आसान भाषा में, तो और आसान भाषा में हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि अल्फा कार्बन को हम क्या करेंगे, OH दे देंगे। नाउ दैट्स इट, अल्फा कार्बन को OH दे दिया जाता है। इट्स अ जनरल कॉन्सेप्ट कि कोई भी अल्फा कार्बन होगा OH से दोगे। जैसे फॉर एग्जांपल जरा देखिए, अगर मैंने कहा CH3, इसको इधर लिखते हैं, है ना। देखिए कैसे लिखेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना। इसकी रिएक्शन मैंने कहा SeO2 से करवाइए, तो क्या होगा, एलाइलिक कार्बन समझते हो, ये डबल बॉन्ड विनाइलिक का कॉन्सेप्ट होता है। डबल बॉन्ड के बगल में ये वाला अल्फा कार्बन, इसी को एलाइलिक हाइड्रोजन कहते हैं, एलाइलिक कार्बन कहते हैं। तो यहां क्या करना होगा, यहां पर CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 और यहां लगा दिया OH विदाउट एनी अनसेचुरेशन, विदाउट अफेक्ट एनी अनसेचुरेशन। यानी कि जो अनसेचुरेशन होगा ना, अनसेचुरेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट। ये जनरल वर्क लिखा है मैंने, इट्स अ जनरल वर्क, ये बिल्कुल जनरल वर्क होगा। यहां पर कहीं कोई वेरिएशन नहीं होगा। बात समझ पा रहे हो। ये तो मैंने बिल्कुल बेसिक बात लिख दी जेई मेंस लेवल पर, लेकिन अब क्वेश्चंस अगर एडवांस में पूछा गया तो ऐसा नहीं पूछा जाएगा, नो। यहां पर एक बात और पॉइंट वाइज लिख देता हूं कि अगर मान लिया अनसिमेट्रिक एल्कीन है और जिधर क्राउड ज्यादा होगा, यानी कि वेयर, इस बात को लिखें, वेयर मैक्सिमम हिंड्रेंस, वेयर मैक्सिमम हिंड्रेंस, दैट साइड H कन्वर्ट्स इनटू OH। यानी कि दैट साइड H कन्वर्ट्स इनटू OH। जरा देखिए, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिधर हिंड्रेंस ज्यादा होगा उसका H OH में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी उस तरफ आप OH दोगे
जिस तरफ हिंड्रेंस ज्यादा होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए ये कह दिया जाए CH3 C डबल बॉन्ड C, यहां लगा दिया जाए CH3 और यहां लगा दिया जाए CH3 और इसकी रिएक्शन कह दिया जाए SiO2 से करवाइए। तो अब SiO2 से करवाने के लिए अल्फा कार्बन ये भी है, अल्फा कार्बन ये भी और अल्फा कार्बन ये भी, तो हिंड्रेंस किधर ज्यादा है? हिंड्रेंस इधर ज्यादा है ना, तो इधर ज्यादा है तो ये वाला ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा CH3 CH, यहां पर H लगेगा, CH डबल बॉन्ड C और यहां लगा दो CH2OH और यहां लगा दीजिए CH3। चाहे नीचे लगा चाहे ऊपर लगा, नो प्रॉब्लम, कहीं कोई टेंशन नहीं है। बात सबको समझ में आ रही है? अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और भी आ गया होगा कि भाई यहाँ पर CH मिथाइल है, यहाँ पर इथाइल लगा दो, तब क्या होगा? बात करेंगे अभी हम, ठीक है ना, सारी बातें करेंगे। तो पहले अच्छे से समझ में आ गया कि SiO2 किस तरीके से काम करता है और H जो है OH पर कन्वर्ट हो जाता है। मैं इसको रब कर रहा हूं। आगे बढ़ने से पहले जरा देखिए ये काम कर कैसे रहा है। हालांकि हमने कहा कि अगर इसकी आप मैकेनिज्म नहीं भी सीखोगे तो चलेगा, लेकिन मैं बिना सिखाए छोड़ूंगा नहीं, ठीक है ना। जैसे यहां पर एक प्रेफरेंस ऑर्डर देखो। प्रेफरेंस ऑर्डर हमेशा हमने क्या कहा कि वहां पर जहां मैक्सिमम हिंड्रेंस होगा, कहां पर? जहां मैक्सिमम हिंड्रेंस होगा वहां पर अटैक करेगा। नंबर 2, अगर मान लिया मैक्सिमम हिंड्रेंस भी है, देखो जरा, अगर ऐसे कह दिया जाए CH3 CH डबल बॉन्ड C, यहां लगा दिया CH3, यहां लगा दिया CH2, यहां लगा दिया CH3। अब बताओ, ऑफ कोर्स इन दोनों में से यहां हिंड्रेंस ज्यादा है, ये अल्फा, ऑफ कोर्स ये अल्फा, ऑफ कोर्स ये अल्फा। इस अल्फा पे अटैक करेगा, किस अल्फा पे अटैक करेगा? इस अल्फा पे अटैक करेगा। तो यहां पर अगर मैक्सिमम हिंड्रेंस आ गया तो प्रेफरेंस जो होती है वो होती है CH2 की, उससे कम होती है CH3 की और सबसे कम होती है CH की। ये प्रेफरेंस, इसका एक्सपेरिमेंटली कंसेप्ट पहले से निकाल लिया गया है। अगर ये आपको पता होगा तो आपको मैकेनिज्म जानने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। कहते नहीं है, जो मेन इसेंस है वो निकाल लिया गया है। कैसे? पहले CH2 पर अटैक करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, OH अटैक करने की, फिर CH3 पर, फिर CH पर। तो देखो, अब जरा आपको समझ में आ गया होगा कि अगर SiO2 की रिएक्शन करवाई जाए तो कैसे होगा। हिंड्रेंस इधर ज्यादा है, इधर कम है, तो इधर ही अटैक करेगा। किस पे? CH3 पे अटैक करेगा कि CH2 पे? पहले CH2। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड C। ये वाला CH3 वैसे का वैसा लगा रहेगा, यहां लग जाएगा CH OH और ये लग जाएगा CH3। नाउ व्हाट इज आंसर? देख लीजिए भाई, किसी भी तरीके का कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। समझ पा रहे हो? CH3 से ज्यादा CH, मतलब उससे कम CH, तो सबसे पहले CH2 की प्रायोरिटी होगी, उसके बाद CH3 की प्रायोरिटी होगी, सबसे कम CH की प्रायोरिटी होगी, ठीक है ना। तो अगर ऐसी सिचुएशन हिंड्रेंस में आता है तो ये वाली प्रायोरिटी आप यूज करोगे। रब कर रहा हूं इसको मैं, ठीक है ना। अब इसकी जरा मैकेनिज्म देख लेते हैं, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, बहुत टफ मैकेनिज्म नहीं, बहुत आसान सी मैकेनिज्म है। देखो, अगर मान लिया ये लिखा हुआ है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब बिना मैकेनिज्म के चीजों को समझना थोड़ा सा, मतलब, हालांकि इसमें कभी भी आपको मैकेनिज्म पूछी नहीं जाएगी आपसे, आप इसकी टेंशन मत लें, कभी भी मैकेनिज्म नहीं पूछी गई है इसकी। लेकिन फिर भी बाई चांस जेई वाले कभी पागल हो जाएं, तो अगर वो पागल हो जाएं तो तुम भी पागल हो जाना। क्यों? क्योंकि सीख तो लिया ही है, ठीक है ना। तो देखो, एक पागल दूसरे पागल को जवाब देगा तभी ना सिलेक्शन होगा। SiO2, तो अब क्या होगा कि यहां पर ये जो SiO2 है, ये वाला हाइड्रोजन, देखिए ये वाला एसिडिक हाइड्रोजन है, एलाइलिक का मतलब एसिडिक हाइड्रोजन होता है, तो ये वाला जो एसिडिक हाइड्रोजन है यहां से निकलेगा ये प्लस और यहां पर ये माइनस। देखिए मैकेनिज्म कैसी होती मैं आपको बता रहा हूं कि करना क्या होता है। ये वाला एग्जैक्टली टूट जाता है और ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड यहां से टूटता है, ये माइनस और ये प्लस, समझना जरा, ठीक है ना। तो ये सब एक साथ होती है रिएक्शन। तो एक साथ रिएक्शन में क्या हो जाता है, ये आता है CH2 पर माइनस चार्ज और CH डबल बॉन्ड CH2, ये चार्ज सिंगल डबल रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है। तो रेजोनेंस स्टेबलाइज में क्या आ जाता है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस। भाई यहां पर तो दोनों सेम सिचुएशन है, लेकिन रेजोनेंस अगर है तो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा, ये माइनस चार्ज यहां आ जाएगा। बात समझ पा रहे हो? और ये वाला जब बॉन्ड ये टूटेगा तो ये Ac इससे अटैच हो जाता है, यानी कि ये वाला Ac प्लस इससे अटैच हो जाता है। तो कैसा आएगा जरा देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और यहां लगेगा Se, ये लगेगा डबल बॉन्ड O और यहां लगेगा OH। जरा देखो, दिख रहा है आप सभी को, प्लस माइनस, तो ये वाला प्लस इससे अटैच हो गया और इस माइनस पर ये वाला जो H प्लस निकला था इस पर अटैच हो गया। बात सबको समझ में आ रही है? तो यहां पर जरा इस सिचुएशन को देखो, क्या बनाया है हमने बनाया है CH2 डबल बॉन्ड CH और यहां लगा है CH2, यहां लगा है S, ठीक है ना, और ये लगा है डबल बॉन्ड O
और ये लगा है OH। देखो अब यहां पर सिग्मा ट्रोपिक बॉन्ड फिशन होता है, सिग्मा ट्रोपिक बॉन्ड फिशन, जरा समझिएगा, सिग्मा ट्रोपिक बॉन्ड फिशन होता है। ये वाली सिचुएशन और ये वाली सिचुएशन सेम है, चाहे यहां समझो चाहे यहां समझो, सिग्मा ट्रोपिक बॉन्ड फिशन होता है। सिग्मा ट्रोपिक बॉन्ड फिशन में क्या होता है, जरा देख लीजिए, ये वाला बॉन्ड ये वाला बॉन्ड ये वाला बॉन्ड टूटता है कुछ इस तरीके से, यहां आता है माइनस और यहां आता है प्लस, समझिएगा जरा, ये वाला माइनस ये वाला प्लस, ठीक है ना। और ये वाला बॉन्ड इस तरीके से इलेक्ट्रॉनों को तोड़ता है, ये वाला प्लस ये वाला माइनस, ठीक है ना। और ये वाला बॉन्ड यहां से ऐसे टूट जाता है, ये वाला प्लस और ये वाला माइनस। ये 3,3 सिग्मा ट्रोपिक बॉन्ड फिशन होता है। ये एक साइक्लिक अरेंजमेंट होता है और साइक्लिक अरेंजमेंट में 3 बॉन्ड टूट रहे हैं, 3 बॉन्ड एक साथ बन रहे हैं। मतलब मैंने यहां ना करके यही कर दिया, एक ही बात है, आप यहां पे भी कर सकते हो, समझना जरा, ठीक है ना। तो मतलब क्या हुआ, जरा देखिए क्या किया हमने, सेलेनियम ऑक्सीजन में बॉन्ड टूटा प्लस माइनस, ये वाला बॉन्ड टूटा प्लस माइनस ऐसे, सॉरी इसमें उल्टा निशान लगा दिया हमने, कैसे हमने यहां पर प्लस और यहां पर माइनस ऐसे, है ना, ये ठीक है ना। और ये वाला प्लस माइनस, अब देखिए ये प्लस और माइनस तो एक न्यूट्रलाइज हो गया, और ये वाला माइनस इस वाले से डायरेक्टली अटैच होने लगता है, और ये प्लस माइनस एक बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। जरा देखो क्या किया हमने, इसको हटा देते हैं, मैंने वही कर दिया। तो देखो क्या किया हमने, ये वाला CH2 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2, यानी ये वाली सिचुएशन वापस फिर बॉन्ड यहां आया था, वापस फिर वही बॉन्ड आ गया, ठीक है ना। CH2 ये वाला बॉन्ड टूट गया, अब इससे क्या अटैच हुआ, इससे अटैच हुआ क्या, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से क्या अटैच हुआ Fe, और Fe से क्या अटैच हुआ OH। देखो बात समझ में, CH2 प्लस से ऑक्सीजन अटैच हुआ, ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड Fe और OH, ये बात समझ पा रहे हो। और इसका बाद में करवाया जाता है क्या, हाइड्रोलिसिस। आप हाइड्रोलिसिस भी करवा सकते हो या अल्कोहल से भी रिएक्शन करवा सकते हो। तो ये वाला बॉन्ड बिल्कुल इस तरीके से टूट जाता है, यहाँ H यहाँ पर OH, तो ये वाला OH क्या गया, CH2 सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH2 और OH। नाउ इट इज द मैकेनिज्म ऑफ SeO2। ये मैकेनिज्म आप नहीं भी सीखोगे चलेगा, केवल इतना याद रखना है कि अल्फा कार्बन वाले हाइड्रोजन को OH दे देना है, सीधा सीधा CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 OH। अल्फा कार्बन वाले हाइड्रोजन को OH दे देना है, कार्बन को OH दे देना है, दैट्स इट, और कुछ करना ही नहीं है इसके अलावा। लेकिन जो जे एडवांस लेवल पर चीजों को बहुत माइन्यूट लेवल पर सीखना चाहते हैं वो मैकेनिज्म सीख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जल्दी से नोट करिए इसको, फास्ट, जल्दी से नोट करो, फिर आगे बात करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद SeO2 जो है, हमने आपसे कहा कि जो मेन कंसेप्ट है CH2 के बाद CH3 के बाद क्या, CH, ठीक है ना। ये डबल बॉन्ड SeO2 से रिएक्शन करवा दो, तो SeO2 से रिएक्शन करवाओगे तो क्या बन जाएगा, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है आपको, डबल बॉन्ड और OH। थोड़ा और अगर हीट कर दोगे ना तो ये भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, थोड़ा और अगर ऑक्सीडाइज कर दो तो जानते क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड विदाउट अफेक्टिंग एनी अनसैचुरेशन, ठीक है ना। अच्छा, अगर मान लिया मैंने यहां पर CH3 लगा दिया होता और SeO2 से रिएक्शन करवाई होती, तो अब CH3 वाला कि CH2 वाला, तो ऑफकोर्स CH2 वाला, ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है। तो यहां पर इन दोनों में जिधर हिंड्रेंस ज्यादा है, जरा देखो, यहां पर ये वाला अल्फा, यहां पर ये वाला अल्फा, यहां पर ये वाला अल्फा, तो अब ये वाला अल्फा कि ये दोनों अल्फा में से कोई एक, वहां हिंड्रेंस ज्यादा है तो उन दोनों अल्फा में से कोई एक, ठीक है ना। और उन दोनों अल्फा में से किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है, CH2 की। तो CH2 का मतलब क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड वैसे, ये CH3 वैसे, और ये होपफुली ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। इट इज वर्क ऑफ SeO2, सेलेनियम डाइऑक्साइड का वर्क है, समझ गए। तो SeO2 किस तरीके से काम करता है, क्या मैकेनिज्म है, क्यों ऐसा OH अप्लाई हो जाता है, आप सभी को क्लियर है, ठीक है ना। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब मैं कुछ और रिएजेंट्स लिख रहा हूं, अब मैं कुछ और इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स लिख रहा हूं और उन बात को जरा समझिएगा। SeO2 एक बेसिक है। अब देखिए, हमने आप लोगों को बताया था कि सिन एडिशन क्या होता है, एंटी एडिशन क्या होता है, और उससे पहले सिन एलिमिनेशन एंटी एलिमिनेशन भी बना चुके हैं, और इसका एक वीडियो भी बना चुके हैं सिन एंटी का, ठीक है ना। तो यहां पर अब हम वो रिएजेंट्स लिखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स हैं। जरा देखिए, अगर मान लिया
एल्कीन की रिएक्शन, कुछ और इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के अलावा एक हमारे पास होता है डाइल्यूट KMnO4। इसके अलावा हम बोलते हैं या कोल्ड KMnO4। एक ही बात, कभी कभी डाइल्यूट यूज किया जाता है, कभी कभी कोल्ड यूज किया जाता है, कभी कोल्ड डाइल्यूटेड KMnO4 भी यूज किया जाता है, नो प्रॉब्लम। या एल्कलाइन KMnO4, ये सारे रिएजेंट्स जरा ध्यान रखने हैं, ठीक है ना। या जैसे मान लिया हमने रिएजेंट करवाया, एक हमारे पास है हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2, या रिएक्शन करवाई हमने सिल्वर कैटलिस्ट से 250 डिग्री सेल्सियस, या हमने रिएक्शन करवाई पर एसिड से। पर एसिड का मतलब है कोई भी पर एसिड। पर एसिड क्या होता है मैं बता दूं, C डबल बॉन्ड O और इससे ये परऑक्सी ग्रुप, ये वाला मतलब डबल परऑक्सी कार्बोनिल से जुड़ा हो, पर एसिड है ये, इट इज द पर एसिड, ठीक है ना। तो यहां पर ये वाले जो ग्रुप होते हैं ये वाले सिन एडिशन देते हैं, ये हमको याद रखना पड़ेगा, कैसे भी आप याद रखो, ये सिन एडिशन कंपाउंड्स देते हैं। ये वाले हमारे एंटी एडिशन कंपाउंड्स देते हैं। ये कुछ अच्छे से याद रखिए इन कंपाउंड्स को, इन कंपाउंड्स को याद रखने से आपका बहुत फायदा होने वाला है। कौन कौन से सिन, अच्छा और भी कौन कौन से सिन और एंटी एडिशन होते हैं, हालांकि ये वाले हमने पहले इसलिए लिखे क्योंकि इन सारे रिएजेंट्स का एक ही वर्क होता है। किसी भी डबल बॉन्ड की रिएक्शन, देखिए एल्कीन पढ़ रहे हैं अभी हम, किसी भी डबल बॉन्ड की रिएक्शन इससे कराओ, चाहे इससे कराओ, चाहे इससे कराओ, चाहे इससे कराओ, चाहे इनमें से किसी से करवाओ, इट कन्वर्ट्स इनटू, मतलब डबल बॉन्ड कन्वर्ट्स इनटू सिंगल and gives single OH at each carbon atom of unsaturation। मतलब क्या कहने का मतलब, कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब केवल इतना है कि C डबल बॉन्ड C और इनमें से किसी भी रिएजेंट की रिएक्शन करवाओ, 1 2 3 4 5 6 7 7 में से किसी से भी करवाओ तो सिंगल बॉन्ड डबल सिंगल में आ जाएगा और एक OH लग जाएगा। अभी मैं स्टीरियो केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूं, ग्लाइकॉल बन जाएगा, यानी 2 OH जो है इस पर अटैच हो जाते हैं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ द वर्क ऑफ ऑल दी 7, और ये कहां यूज किए जाते हैं, बिल्कुल ऐसे यूज करते हैं, A से B बनेगा, B से C बनेगा, कहीं छोटा सा लिखा होगा ऊपर OSO4, समझ पा रहे ना। तो ये कंडीशन होती। तो अच्छा, ये हमने कहा ये वाले रिएजेंट लिखेंगे तो सिन एडिशन, ये वाले रिएजेंट लिखेंगे तो क्या होगा, अगर ये वाले रिएजेंट है देखो तो जानते हो क्या होगा, एक OH यहां लगा होगा और एक OH यहां लगा होगा, इसको एंटी एडिशन कहेंगे। मतलब जिस भी, अगर एक प्लेन पर होगा तो ये वाले हो जाएंगे और डिफरेंट प्लेन पर होगा तो ये वाले हो जाएंगे। मतलब 1 2 3 4, ठीक है ना, A B C। तो यहां पर 1 2 3 4 और यहां पर A B C, 1 2 3 4 रिएक्शन करवाओगे ये बनेगा, A B C से रिएक्शन करवाओगे ये बनेगा। तो इसको कहते हैं सिन ग्लाइकॉल, सिन ग्लाइकॉल, और इसको कहते हैं एंटी ग्लाइकॉल, एंटी ग्लाइकॉल, ठीक है ना। सिन एंटी आपको पता है कि मतलब वो उसके स्टीरियो से रिलेटेड काम होगा। हाँ भाई, समझ पा रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहां पर जरा एक चीज और देख लो, मैं नीचे वाला रब कर देता हूं, ये तो आप नोट कर लेंगे, है ना। अब अगर मान लिया इन रिएजेंट्स के अलावा हमारे पास और भी रिएजेंट्स हैं, जैसे हमने एक HBO पढ़ा था, याद है ना, HBO क्या होता है, सिन या एंटी। HBO में बड़े सुंदर सुंदर सीन आते हैं भाई, HBO सिन एडिशन होता है। OMDM क्या होता है, एंटी एडिशन होता है। हालांकि इन तीनों रिएजेंट्स में क्या होता है, केवल हाइड्रोक्सिलेशन, मतलब यहां पर केवल OH लग रहे हैं, OH इसमें भी OH इसमें भी, लेकिन HBO में ऐसा नहीं होता। HBO में एडिशन ऑफ वाटर होता है अकॉर्डिंग टू मार्कोनी, एंटी मार्कोनी, और वो सिन एडिशन होता है, HOH जुड़ता है, यहां OH जुड़ता है, यहां OH जुड़ता है, यहां H2O जुड़ता है, ठीक है ना। एक हमारे पास कंपाउंड होता है X2 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, एक और रिएजेंट देखो, X2 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर मतलब ब्रोमीन वाटर, ये एक टेस्ट भी होता है। X2 इन वाटर का मतलब इन दोनों को रिएक्शन करवा दो तो HOX हो जाएगा, HOX, इन दोनों की रिएक्शन करवाओ तो HOX, मतलब ClBrI यहां हो सकता है, HOCl से रिएक्शन, HOBr से रिएक्शन, HOI से रिएक्शन। तो मतलब यहां पर अगर HOCl से रिएक्शन करवाई, HOBr से रिएक्शन करवाई तो वो एंटी एडिशन होगा। क्लियर है, इट इज द एंटी एडिशन। अच्छा, एक रिएक्शन होती है हाइड्रोजनेशन, H2NiPT, याद है, H2NiPT क्या, सिन एडिशन, ये भी सिन एडिशन देता है। क्लियर, चलो जल्दी से नोट करिए, फास्ट जल्दी से नोट करिए, हम बात करते हैं कौन कौन सी चीजें कैसे कैसे हो सकती हैं।
जल्दी से नोट कर लीजिए। अच्छा, हेलोजनेशन, X2 in presence of CCl4 याद है? X2 in presence of CCl4 पढ़ा चुके हैं हम। एल्कीन की रिएक्शन इससे करवाते हैं जब एंटी एलिमिनेशन। और हमने आपको यह भी बताया था कि क्लासिकल और नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन के बारे में, कि अगर कोई ऐसा हेलोजन है जो अटैक करता है तो वहां ट्राइक्लिक ट्रांजिशन बनता है और अपोजिट साइड से दूसरा ग्रुप अटैक कर जाता है तो एंटी एलिमिनेशन होता है। X2 in presence of CCl4 एंटी एडिशन का काम करता है। क्लियर? चलो जल्दी से नोट कर लीजिए सारी की सारी चीजें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना? ये रिएजेंट्स आपको बिल्कुल अच्छे से लर्न होने चाहिए। ये पूरा एंटी का काम है, ये पूरा सिन का काम है। ठीक है ना? और जिसमें ये 1 2 3 4 और ABC ये केवल डबल बॉन्ड को सिंगल करके OH लगा देते हैं। जिसमें देखिए आप ये वाला पढ़ चुके हो, हम बता चुके हैं, ये वाला पढ़ चुके हो, ये वाला पढ़ चुके हो, ये वाला पढ़ चुके हो, है ना? ये वाली चीजें पढ़ चुके हो, बस ये HOX नहीं पढ़ाया आपने, है ना? चलो HOX को पढ़ लेते हैं पहले, और HOX पढ़ने के बाद फिर इन रिएजेंट्स के बारे में हम बात करते हैं। इन रिएजेंट्स को भी पढ़ेंगे, हालांकि इनकी मैकेनिज्म सीखने की बहुत खास जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम पढ़ेंगे और कुछ स्पेशल क्वेश्चन सीखेंगे, क्योंकि देखेंगे सिन एडिशन तो होता है, लेकिन सिन एडिशन में भी बहुत लफड़े होते हैं और वहां पर भी चीजों को हम अच्छे से समझेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले HOX पढ़ लेते हैं, इसमें से ये वाला पूरा पोर्शन, और फिर इनके बारे में हम बात करते हैं। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, डाइल्यूट KMnO4, इनका वर्क डबल को सिंगल करके एक एक OH देना होता है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ेंगे हम। सिन और एंटी एडिशन कि ये रिएजेंट्स याद रखना है, और हमने सिन एंटी एडिशन का एक वीडियो बनाया था कि सिन और एंटी एडिशन में सिस पे, ट्रांस में कब रेस्मिक बनता है, कब मीसो बनता है, ये सब कुछ बहुत आसान सी चीजें हैं। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ेंगे। अब हमारे पास कंसेप्ट है रिएक्शन विद HOX का। अब HOX में जरा ध्यान दीजिएगा, HOX का जो बॉन्ड ब्रेकिंग होता है ना, वो इस तरीके का ब्रेकिंग होता है, ये वाला X पॉजिटिव और HO निगेटिव। ठीक है ना? कैसे? अगर रिएक्शन करवाई गई CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, रिएक्शन करवाई गई मान लिया HOCl से, तो HOCl में ये माइनस और ये प्लस, और हमको पता है कि ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, तो ये वाला बॉन्ड यहां से टूटेगा, ये वाला प्लस, ये वाला माइनस, तो ये वाला Cl यही तो अटैक करेगा। जैसे HBr से अटैक करवाते थे, बिल्कुल वैसे ही अटैक करने वाला है, कुछ नया नहीं है। यहाँ पे CH3 CH और यहां लग जाएगा CH2, और यहां क्या लग जाएगा? यहां लग जाएगा Cl। अब आपको पता है Cl पॉजिटिव चार्ज इस पे, तो इस पे लोन पेयर होता है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो इस पे एक क्या बन जाएगा? साइक्लिक ट्रांजिशन बन जाएगा, CH3 CH2, और यहां पर लग जाएगा Cl पर पॉजिटिव चार्ज। ब्रोमीन होता है तो ब्रोमोनियम आयन बन जाता है, क्लोरोनियम आयन बन जाएगा। नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन वाली मैकेनिज्म यहां पर अप्लाई हो जाएगी। ठीक है ना? और अब उसके बाद OH माइनस जो है वो कहां अटैक करेगा? अपोजिट साइड ऑफ द कार्बन एटम। किस पे? इस पे अटैक करेगा। ऑफ कोर्स इस पर पार्शियल पॉजिटिव तो बना होगा ना, तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, तो ये प्लस माइनस न्यूट्रल हो जाएगा, इस पॉजिटिव पे OH अटैक कर जाएगा, तो यहां बन जाएगा CH3 CH और CH2 और Cl और OH। इसी को कहते हैं हम एंटी एडिशन। मतलब जिधर Cl अटैक करेगा उसका OH उसके अपोजिट प्लेन पर अटैक करेगा। ये बात समझ लीजिए, बहुत आसान सा कंसेप्ट है, बहुत टफ कंसेप्ट बिल्कुल नहीं है। कि Cl जहां अटैक कर रहा है उसके अपोजिट साइड पे OH अटैक कर रहा है, मतलब डबल को सिंगल करना है। डायरेक्ट भी सीख लो, डबल को सिंगल करना है, एक पे OH और एक पे Cl। OH उस पे लगेगा जो कार्बोकैटायन स्टेबल हो। ये वाला कार्बोकैटायन, ये वाला कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, CH3 से स्टेबलाइज्ड है, तो एक पर OH एक पे Cl। ब्रोमीन वाटर होता, मतलब यहां पर ऐसे रिएक्शन होती, ब्रोमीन प्लस वाटर, इसको ऐसे भी कहा जा सकता है, तो एक पे Br एक पे OH, इस पे Br इस पे OH एंड सो ऑन। इट इज वर्क ऑफ HOCl। यहां पर याद कर सकते हो HOCl कर सकते हो, HOBr कर सकते हो, HOI कर सकते हो, बिल्कुल सेम तरीके से काम होगा। लेकिन एक यहां पर एक स्पेशल कंपाउंड और आता है कि अगर रिएक्शन ऐसे करवा दी जाए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, एक कंपाउंड है हमारे पास NOCl। ये धोखा है, ध्यान रखो, केमिस्ट्री यही तो है, धोखा दे देती कभी कभी। HOCl में क्या होता है? ये टूटेगा माइनस प्लस, ये अच्छा खासा टूटेगा माइनस प्लस। यहां क्या हो गया? NOCl में NO प्लस Cl माइनस टूटता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, HOCl HOBr HOI में सब में OH निगेटिव टूटता है, लेकिन यहां पर NOCl में नाइट्रोसोनियम आयन स्टेबल है, नाइट्रोसोनियम आयन और Cl माइनस आयन बनता है। यहां ये सिचुएशन है। और तो अब अटैक तो यही वाला करेगा ना, ऐसा है ना? तो यहां क्या बन जाएगा? CH3 CH CH2 पर क्या लग जाएगा? N डबल बॉन्ड हो। बस समझ पा रहे हो? पॉजिटिव तो अटैक करेगा, उसके बाद इस पर लोन पेयर होता है, ये इससे देगा, तो ये इस पर फिर क्या बन जाएगा?
साइक्लिक ट्रांजिशन बनेगा तो और CH और वापस क्या होगा, Cl इस पे अब इसके अपोजिट साइड पर अटैक कर जाएगा, तो CH3 CH, ये Cl और ये CH2 और ये N डबल बॉन्ड 2, नाइट्रोसो कंपाउंड है। ठीक है ना, बिल्कुल वैसे ही रिएक्शन होगी, प्लस माइनस, बस यहां पर धोखा इस बात का है कि कौन सा प्लस कौन सा माइनस होने वाला है। बस नाइट्रोसोनियम आयन यहां पर एक स्टेबल आयन है, इसलिए नाइट्रोसोनियम आयन क्लोराइड से ज्यादा पॉजिटिव के साथ स्टेबल होता है, इसलिए यहां NO पॉजिटिव Cl नेगेटिव बनता है, जबकि वहां ऐसा नहीं होता है। बाकी HOX में हमेशा OH नेगेटिव और X पॉजिटिव होता है। तो यहां पर भी सिंपल नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन वाली मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं, नहीं कोई प्रॉब्लम इसमें होनी चाहिए। ये बहुत छोटी छोटी मैकेनिज्म आसान आसान सी है, बहुत टफ नहीं है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला रिएजेंट है हमारे पास, हमने कहा HOH हो गया है, H2 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर हो गया है। अब अगला जो हमारे पास रिएजेंट है वो है ऑस्मियम टेट्रोक्साइड। ऑस्मियम टेट्रोक्साइड एल्कीन की रिएक्शन है। ये सारे के सारे रिएजेंट्स बहुत अच्छे से समझते चल रहा है आपको, ठीक है ना। तो देखिए रिएक्शन ऑस्मियम टेट्रोक्साइड का सिंपल सा वर्ड है कि ये सिन ग्लाइकॉल देने वाला है। इट गिव्स सिन ग्लाइकॉल। सिन ग्लाइकॉल का मतलब क्या है, सिंपली रिएक्शन करवा दी गई CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इसकी रिएक्शन करवाई गई किससे, ऑस्मियम टेट्रोक्साइड से। हालांकि ये एक रिएजेंट होता है, इसमें इसके साथ कभी कभी सोडियम का सल्फाइड भी यूज कर देते हैं, कभी कभी NMO भी यूज कर लिया जाता है, वो केवल और केवल वापस इसको रिफॉर्म करने में यूज किया जाता है, या डायरेक्ट कभी कभी ऐसा भी लिखा होता है तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहां पर OH और OH, मतलब सेम साइड से OH अटैच हो जाता है, इट इज कॉल्ड सिन ग्लाइकॉल। हमने कहा सोडियम, ये कभी कभी सोडियम सल्फाइड रिफ्लक्स के साथ, हाइड्रोलिसिस वाटर के साथ, पहले नंबर पे ये होता है, दूसरे नंबर पे ये रिएक्शन होती है। कभी कभी ये नहीं भी दिया जाता है, या कभी कभी इसके अलावा NMO भी एक रिएजेंट होता है जो केवल इसको रिकवर करने के लिए यूज होता है। ये बहुत रेयर मिलता है NMO आपको नहीं मिलेगा, तो लेकिन फिर भी आपको ये सोडियम सल्फाइड रिफ्लेक्स जो है एक्वस मीडियम में मिल जाएगा। इसका मतलब केवल इतना ही होता है, डबल बॉन्ड को सिंगल करो और एक एक OH दे दो, इट इज वर्क ऑफ ऑस्मियम टेट्रोक्साइड। ये होता है ऑस्मियम टेट्रोक्साइड का वर्क, ठीक है ना। अच्छा, सिन एडिशन है, ये बात आपको ऐसे समझ में आ जाएगी कि भाई ये डबल बॉन्ड है और इस डबल बॉन्ड की रिएक्शन ऑस्मियम टेट्रोक्साइड से करवा दी, तो ऑस्मियम टेट्रोक्साइड से करवाओगे तो क्या बन जाएगा, यहां पर ये लग जाएगा OH ऐसा और OH ऐसा, लाइक दिस, या ऐसा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। OH और OH दोनों सेम है, मीजो कंपाउंड बन जाएगा। ये बात समझ में आ रही सभी को? लेकिन अब इंपॉर्टेंट ये है कि अगर मैं आपसे कह दूं कि मुझे ये बताओ कि ये ऐसे लगा हुआ CH3, चलो OH लगा दो ऐसे, अब डबल बॉन्ड, अब बताओ ऑस्मियम टेट्रोक्साइड कैसे बनेगा। नाउ इट इज द क्वेश्चन कि ऑस्मियम टेट्रोक्साइड, तो अब आप क्या सोचोगे, अब आप ऐसे सोचोगे, देखो जरा, अब आप सोचोगे ऐसे OH, अब ये OH ऐसे लगा दो, ऐसा ऐसा ऐसा, है ना। या आप ऐसा सोच सकते हो, ऐसे भी तो लग सकता है, ऐसा OH ऐसा, OH ऐसा। तो आप जानते हो कुछ लोग क्या कहते थे, कुछ लोग लफड़े में नहीं फंसते, कहते हैं दोनों बनेंगे, ये भी बनेगा ये भी बनेगा, दोनों डाइस्टीरियोमर्स होंगे ऐसा कह देते हैं। लेकिन ध्यान रखना, इसमें एक मेजर है एक माइनर है। यस, बोथ आर डाइस्टीरियोमर्स। भाई देखो ना, ये दोनों यहां पर मान लिया R, लेकिन ये RS, तो एक से में एक अलग हो गया, तो भाई डाइस्टीरियोमर्स हो गया ना, दोनों नाइदर मिरर इमेज नॉर सुपरइम्पोज्ड, डाइस्टीरियोमर्स हो गए। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इन दोनों में कौन सा मेजर है कौन सा माइनर, तो अगर आप ये सोच रहे हो कि ये OH ऊपर है ये OH ऊपर है, OH में रिपल्सन हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी और हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ये मेजर होगा, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। करेक्ट आंसर इज ये, और यही मेजर होगा। और इसको जानने के लिए हमें समझना होगा इसकी मैकेनिज्म को। हालांकि हमने कहा कि बहुत रेयर केस होगा कि पूछा जाएगा क्या इसकी मैकेनिज्म, लेकिन फिर भी हमने कहा IT वाले पागल हो जाते हैं कभी कभी, तो हम भी पागलों की तरह जवाब देंगे। पागल होके का मतलब अच्छे से पढ़ाई करके जवाब देंगे, है ना। चलो देखो, हम मैकेनिज्म, इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, अभी फिर से सॉल्व करते हैं ना। अभी पहले हम सिंपल मैकेनिज्म समझें। छोटी सी मैकेनिज्म है, बहुत खास मैकेनिज्म नहीं है, काम केवल इतना है कि डबल बॉन्ड को सिंगल करके OH दे देना है। देखो यहां पर क्या है कि C डबल बॉन्ड C ऐसा है ना,
ऑस्मियम टेट्रोक्साइड से जब रिएक्शन होती है तो इस तरीके से ऑक्सीजन ऐसा ऐसा, ठीक है ना। तो ये वाला जो है अटैचमेंट हो जाता है इससे, तो देखिए कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है, ये सिंगल बॉन्ड और यहां पर बन जाता है क्या, ये ऑक्सीजन और कुछ ऐसा ऑस्मियम और ये डबल बॉन्ड हो लाइक दिस। ये वाली सिचुएशन आती है, ये हाइड्रोजन यहां से निकलता है, हाइड्रोजन यहां से निकलता है और रीअरेंज हो जाता है कुछ ऐसा। मतलब एग्जैक्टली आपको ध्यान रखना, आपको मैकेनिज्म में क्या याद रखना है, आपको मैकेनिज्म में केवल और केवल बस इतनी बात याद रखनी है कि उसका मेन एसेंस कहां है, कहां वेरिएशन है। ये तो हर जगह यही बनेगा, मेन डिफरेंस कहां आएगा। इसके बाद सोडियम बाइसल्फाइड और वाटर एक्वस मीडियम में क्या होता है, इसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है। तो हाइड्रोलिसिस में ये बॉन्ड टूटता है, हाइड्रोलिसिस में ये बॉन्ड टूटता है, ये H, ये OH, ये H, ये OH। तो फाइनली क्या आ गया, ये इस तरीके से आ गया, देखिए ये OH और ये OH, और ये क्या हो गया OS OO और ये OH 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 में वाटर निकल जाएगा, तो ये बन जाता है क्या OS O3-1 और वापस वाटर के साथ अटैच होकर ये ऑस्मियम टेट्रोक्साइड वापस फिर से बन जाता है, वाटर के साथ फिर से वापस अटैच होकर ऑस्मियम टेट्रोक्साइड फिर से निकल जाता है और फाइनली प्रोडक्ट देखो हमारे पास ये आ गया, इट इज व्हाट, सिन ग्लाइकॉल। तो इसमें कोई खास मैकेनिज्म है, कोई रॉकेट साइंस तो लगी नहीं है। मतलब सीधे सीधे ऑस्मियम, ये ऑक्सीजन इससे अटैच होते हैं, ऑक्सीजन के साथ आता है, हाइड्रोलिसिस होता है इसकी प्रेजेंस में, तो उसमें क्या होता है, अच्छा NMO भी होता है, NMO आपको रखने की जरूरत नहीं है, ये इसके साथ एक्वस मीडियम में हाइड्रोलाइज होगा, प्लस माइनस इस पे OH, दो OH वाटर निकल जाएगा तो डबल बॉन्ड O बनेगा, OS O3-1 चार्ज वाटर के साथ वापस फिर से वही बन जाता है। अब इंपॉर्टेंट ये है, ये मैकेनिज्म तो समझ में आती है हमको, लेकिन अब अगर मैंने अभी क्वेश्चन पूछा था तो इसलिए मैंने कहा कि कोई खास मैकेनिज्म तो है नहीं, सिंपली डबल बॉन्ड को सिंगल करके एक OH लगा देना है। लेकिन अभी मैंने क्वेश्चन पूछा था ऐसा, मैंने कहा था CH3 और डबल बॉन्ड है, अब यहां से ऑस्मियम टेट्रोक्साइड की रिएक्शन करवाओ, तो अब हम कैसे पता करेंगे कि भाई आंसर क्या है हमारे पास। तो देखो जरा ये और यहां पर कैसे लगेगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमको क्या समझना होगा, हम एक काम करते हैं, इसमें करते हैं कैसे, यहां पर ऑक्सीजन और यहां पर ऑक्सीजन, देखो अगर तुमने रट्टा मारा तो फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, डबल बॉन्ड हो। तो अब क्या होता है कि यहां पर OS था, सॉरी, अगर इसको हमने एबव द प्लेन लगाया, एबव द प्लेन का मतलब ऐसे लगाया और एबव द प्लेन का मतलब ऐसे लगाया हमने, है ना। इसको अगर एबव द प्लेन लगाया तो दोनों एक ही प्लेन पर होंगे, तो उसमें क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए क्या होता है कि ऑक्सीजन पर कुछ लोन पेयर्स होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होनी चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी तभी ना इसकी तरफ जाएगा। तो अगर इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इस पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तभी अबव द प्लेन ही अटैक करेगा। लेकिन होता क्या है कि ऑस्मियम पर क्या होता है कि यहाँ वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो जिसकी वजह से ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ मूव कर जाते हैं। और वैसे देखो 4 सिंगल डबल, तो इलेक्ट्रॉन सारे के सारे यहां पर नहीं रह पाते हैं, ये ऑस्मियम की तरफ चले जाते हैं उसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। और आप ऐसे भी नॉर्मली समझ सकते हो, 4 सिंगल डबल रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है, तो ऑक्सीजन यहां पर जो है, ऑक्सीजन की जो अमाउंट है वो बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से इससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्कोप बहुत ज्यादा नहीं रहता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर नहीं होती है तो ऐसी सिचुएशन में ये बिलो द प्लेन चला जाता है, और इसका आंसर ये वाला मेजर होगा, वो वाला माइनर होगा। हाँ, ये हो सकता था कि यहां पर कोई बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन दे दे इसको, बाहर से कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन इसको दे दे जिससे क्या हो, ये इलेक्ट्रॉन यहां थोड़ा सा यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बनी रहे, जिससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए, तो फिर अबव द प्लेन स्टेबल हो जाएगा। समझ पा रहे क्या कह रहा हूं मैं? यहां पर मैं कह रहा हूं कि यहां पर जो जनरल रिएक्शन होती है, उस जनरल रिएक्शन में ऑक्सीजन के जो लोन पेयर होते हैं ये ऑस्मियम की तरफ मूव करते हैं, जिससे OH के रेस्पेक्ट में कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होने की वजह से यहां पर फिर रिपल्सन ज्यादा होता है, रिपल्सन ज्यादा होने की वजह से सेम ग्रुप एक ही प्लेन पर ना होकर अपोजिट साइड पे अटैक कर जाते हैं, और वो ये वाला हमारे पास दोनों पीछे चले जाते हैं। सिन ही रहेंगे, मतलब दोनों एक ही प्लेन पर रहेंगे, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में पीछे चले जाएंगे। लेकिन हमारे पास, पहले नोट करो इसको, अपनी लैंग्वेज में प्रॉपर तरीके से इसको नोट करिए और जल्दी से नोट करके लिखो कि क्या कर रहे हैं हम। अब आगे देखो, आगे क्या सिचुएशन हो सकती है कि अगर मान लिया, इसी सिचुएशन में अगर मान लिया हम कुछ ऐसा कर दें, हम यहां पर क्या करते हैं, ये वाला ऑस्मियम TM EDA की प्रेजेंस में, देखो मतलब TM EDA क्या है, यहां पर कोई बहुत खास नहीं है, टेट्रा मिथाइल इथाइलिन डाइअमाइन,
टेट्रामिथाइल इथाइलिन डाइअमाइन की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन होती है, या कहने का मतलब केवल मेरा इतना है, इसका मतलब समझ तो क्या, पहले इसका मतलब बता देता हूं। ये हमारे पास इथाइलिन है, ये टेट्रामिथाइल है, ये हमारे पास टेट्रामिथाइल है, सॉरी एन, ये टेट्रामिथाइल है। तो टेट्रामिथाइल इथाइलिन डाइअमाइन, तो ये क्या करता है, इसके पास बहुत सारे लोन पेयर होते हैं। तो ये लोन पेयर क्या करता है, इस ऑस्मियम को प्रोवाइड करवा देता है। ये लोन पेयर ऑस्मियम को प्रोवाइड करवाने से, भाई उसकी प्रेजेंस में है ना, तो ऑस्मियम को प्रोवाइड कराने से ये लोन पेयर जो होता है, ये लोन पेयर उधर इसके पास, ऑस्मियम के पास नहीं जाता है, क्योंकि सफिशिएंट इसके पास इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहां लोन पेयर अवेलेबल रहते हैं, और इसकी वजह से इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है और वो सेम प्लेन पर अटैक करने लगता है। देख लो भाई, ये OH यहां पर है और ये वाला OH यहां पर रहेगा, ये वाला OH यहां पर रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई अमाइंस, डाइअमाइंस, अगर डाइअमाइंस रहती हैं जिनके पास लोन पेयर सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल है, तो वो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के रिस्पेक्ट में सेम प्लेन पर मूव कर जाता है। पॉइंट टू बी नोटेड, ये है जेई एडवांस लेवल की प्रॉब्लम्स। यहां पर वेरिएशन हो सकता है कि कब ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड अपोजिट प्लेन पर जाता है और कब सेम प्लेन पर जाता है। ऐसा कोई डाई अमाइंस जिसके पास लोन पेयर अवेलेबल हो, तो इस ऑस्मियम को वो लोन पेयर प्रोवाइड करवाता है, जिसकी वजह से ये ऑक्सीजन का लोन पेयर फ्री स्टेट में रहते हुए इस हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड कर लेता है, जिसकी वजह से उसको सेम प्लेन पर अटैक करना पड़ता है, हेंस इट वुड बी मोर स्टेबल। लेकिन नॉर्मली जनरल लोग ये कह सकते हैं कि दोनों बनेंगे, दोनों आंसर हैं, दोनों डाइस्टेरियोमर्स हैं, बट वन इज स्टेबल। कौन सा? नॉर्मल कंडीशन में, ये एमाइंस के केस में ये समझ गए, इट इज ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। अब आगे बात करते हैं जरा, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड तो हो गया, ये बात समझ में आ गई हमको। लेकिन अब ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई हमारे पास सिस और ट्रांस हो। ये बात तो ऑलरेडी हम आपको पहले भी बहुत बार कर चुके हैं। सिस और ट्रांस की रिएक्शन हो किससे? ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड से। नॉर्मल अगर कुछ नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट हमें मान लेंगे कि हमारे पास वही सोडियम सल्फाइड की प्रेजेंस में है, ठीक है ना। तो अब सिस और ट्रांस हमारे पास दो कंडीशंस हो सकती हैं, या तो सिमेट्रिक होगा या तो हमारे पास एसिमेट्रिक होगा। ऑलरेडी ये कंसेप्ट आपको बता दिया है, सिस होगा और ये क्या है? सिन होगा। सिस होगा, सिन होगा तो क्या बनेगा? तो मीजो बनेगा, रेस्पिक बनेगा। इसके लिए सिन एंटी का पूरा हमने एक पूरा वीडियो बनाया है, वो आप जाके देख सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में मैं इसके वीडियो को दे भी दूंगा। और इसके पहले वाले वीडियोस में भी हम ये सारी बातें बता चुके हैं। क्या? जरा एक बार तुमको रिपीट कर देते हैं। कैसे? कि ये C डबल बॉन्ड C, यहां C लगाया, यहां C लगाया, यहां H लगाया, यहां H लगाया, और रिएक्शन करवाई ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड से। तो ये क्या है? सिन एडिशन। तो हमने क्या कहा है? सिन है। सिन अगर होता है तो जो है वही कर दो। C सिंगल बॉन्ड C और C, यहां लगा दिया H, यहां लगा दिया H, और उसके बाद यहां क्या लगा दिया? OH, जहां जगह खाली हो वहां OH लगा दो। नाउ इट इज व्हाट? इट इज मीजो। तो क्या बन गया? मीजो बन गया। याद है? और अगर ट्रांस है, C डबल बॉन्ड C, यहां C, यहां C, ये H और ये H, और इसकी रिएक्शन अगर ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड से करवा दी जाए तो क्या होगा? C सिंगल बॉन्ड C, ट्रांस है तो ट्रांस कर दो, H वैसे का वैसा लगा रहेगा, यहां लगा दो OH, यहां लगा दो OH +1, मतलब रेस्मिक मिक्सचर। सिस के साथ बनता है मीजो, ट्रांस के साथ बनता है रेस्मिक मिक्सचर जब सिन एडिशन होता है, ठीक है ना। और लेकिन अगर एसिमेट्रिक हो गया, एसिमेट्रिक का मतलब यह है कि यहां पर C2H5 कर दो, यहां C2H5 कर दो, तो ऐसी दोनों सिचुएशन में रेस्मिक ही बन जाएगा। तो सिस सिन मीजो, ट्रांस सिन रेस्मिक फॉर सिमेट्रिक एल्कीन्स, एंड फॉर एसिमेट्रिक एल्कीन्स इट गिव्स ऑलवेज रेस्मिक मिक्सचर। CH3 H C2H5 ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। क्या कहा? C सिंगल बॉन्ड C, CH3 वैसे ही सिस है, सिस रहने दो, इधर H इधर C2H5, जो जगह खाली हो OH। क्या? कायरल सेंटर कभी कोई सिमेट्री होगी नहीं, क्योंकि एसिमेट्रिक है, और एसिमेट्रिक हमेशा क्या बनेगा? रेस्मिक मिक्सचर बनेगा, चाहे सिस हो चाहे ट्रांस हो। होपफुली ये बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। ये वाले कंसेप्ट हम कई बार बता चुके हैं, इट इज ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। बात समझ पा रहे हो? ओके, उसके बाद नेक्स्ट रिएजेंट है हमारे पास KMnO4। देखिए ये सारे के सारे रिएजेंट्स बहुत आसान हैं। मतलब इसको हम लिखते हैं MnO4 1 नेगेटिव, मतलब इसको हम लिखते हैं क्या? MnO4
निगेटिव, तो मतलब डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और O माइनस, और बिल्कुल वैसे ही अटैक करवाएंगे जैसे वहां पर रिएक्शन हो रही थी, और बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट बनता है, कहीं कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं बनता। यहाँ पे O O और यहाँ क्या लगेगा Mn Mn डबल बॉन्ड O माइनस, बिल्कुल वैसे ही हाइड्रोलिसिस करवाया जाएगा एंड इट कन्वर्ट्स इनटू COH एंड OH। क्या? सिन एडिशन। ध्यान रखना, कोल्ड एंड डाइल्यूटेड, एल्कलाइन भी होगा चलेगा, कोल्ड डाइल्यूटेड होगा चलेगा, और इसको हम बेयर्स रिएजेंट भी कहते हैं। बेयर्स रिएजेंट, ये बेयर टेस्ट भी होता है। बेयर टेस्ट का मतलब ये होता है कि इसका एक कलर होता है, आपको बताएंगे हम आगे टेस्टिंग में, इसका एक कलर होता है भाई, कोई ना कोई कलर होगा, और कलर जब इसके साथ रिएक्शन होगी तो उधर कलर चेंज हो जाएगा। क्या समझ पा रहे हो? KMnO4 का जनरली पर्पल कलर होता है, ठीक है ना, कहीं कहीं पिंक वगैरह भी लिखा हुआ है, लेकिन अभी हम इसके कलर की बात नहीं कर रहे खास, ठीक है ना, वॉयलेट कलर भी लिखा होता है। तो यहां पर क्या है कि KMnO4 मान लिया X कलर का है, वॉयलेट कलर का है, इसके साथ रिएक्शन करके वो कलरलेस में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब कलरलेस में कन्वर्ट हो जाएगा तो कंफर्म हो जाएगा डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के साथ वो कलरलेस में कन्वर्ट होता है, सिंगल बॉन्ड के साथ नहीं होता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या मानते हैं कि जो MnO4 नेगेटिव है या KMnO4 है वो इसके टेस्टिंग को परफॉर्म करता है, मतलब ये पॉजिटिव टेस्ट देता है कि वो कलरफुल से कलरलेस में कन्वर्ट होता है। इससे ये कंफर्म हो जाएगा कि भाई वहां अनसेचुरेशन हो सकता है। ये हम टेस्टिंग की बात करेंगे आगे। प्रॉपर टेस्टिंग में एल्कीन और एल्काइन जब पूरा खत्म होगा तो सारी टेस्टिंग को प्रॉपर तरीके से कलर के साथ हम बताएंगे क्यों और कैसे होता है, ठीक है ना। तो KMnO4 की मैकेनिज्म बिल्कुल ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड से है, कंसेप्ट बिल्कुल वैसे का वैसा है कि हम सिन एडिशन देता है, वैसे ही सिस के साथ मीजो, ट्रांस के साथ रेस्मिक मिक्सचर, और अनसिमेट्रिक एल्कीन में रेस्मिक मिक्सचर ही देता है, ठीक है ना। ये सारे के सारे रिएजेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसी तरीके से पर एसिड में भी काम होता है, ठीक है ना। एक चीज और देख लीजिए, एक कभी कभी एक सिंपल सा रिएजेंट होता है C डबल बॉन्ड C, एक कंपाउंड होता है MCPBA, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। ये क्या होता है? ये सिंपल बनता तो इस तरीके से ही है OH, लेकिन ये आगे वाटर रिमूव हो जाता है और एक साइक्लिक ईथर फॉर्म हो जाता है, साइक्लिक ईथर फॉर्म हो जाता है। यहां पर इस बात को भी समझ लीजिए कि डबल बॉन्ड जो है MCPBA मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड से रिएक्शन, ये भी एक पर एसिड की तरह काम करता है, और यहां पर OH के साथ साथ वाटर निकल जाता है और एक साइक्लिक ईथर बन जाता है। इट इज इपॉक्सी ईथेन, इट इज कॉल्ड इपॉक्सी ईथेन, ठीक है ना। ये छोटा सा रिएजेंट है, इस रिएजेंट को ध्यान रखिएगा। ओके, ये जितने भी रिएजेंट्स मैं पढ़ा रहा हूं वो सारे रिएजेंट्स अच्छे से लर्न करना है आपको, छोड़ना नहीं है एक भी रिएजेंट। क्लियर? चलो जरा एक क्वेश्चन लिख करके दिखाओ। जैसे मान लिया ये डबल बॉन्ड रिएक्शन करवाई NBS से, A बन गया, उसके बाद रिएक्शन करवाई अल्कोहलिक KOH से, B बन गया, उसके बाद वापस फिर NBS से रिएक्शन करवाई, C बन गया, वापस फिर अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करवाई, D बन गया, उसके बाद उसकी रेना निकल से रिएक्शन करवा दी तो E बन गया, और E में मैंने पूछा DCD कितने हैं इंक्लूडिंग स्टीरियो, इंक्लूडिंग स्टीरियो। चलिए जल्दी से सॉल्व करिए, 20 सेकंड बाद में सॉल्व करता हूं। हाँ भाई देखिए, NBS आपको पता है क्या होता है, बात करते हैं। डबल बॉन्ड अल्फा पोजीशन पे Br लग जाएगा, ठीक है ना। अल्कोहलिक KOH का मतलब क्या होता है? एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? डबल बॉन्ड ये लग जाएगा। भाई हमको पता हाइड्रोजन यहां सटेगा नहीं, यही सटेगा। उसके बाद फिर वापस NBS से रिएक्शन करने पर क्या होगा? ये डबल Br यहां लग जाएगा। उसके बाद अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करने के बाद क्या होगा? आपको पता है कि डबल बॉन्ड बेंजीन। रेना निकल से रिएक्शन करने पर हमको पता है कि बेंजीन सारे के सारे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। नाउ इट इज व्हाट? साइक्लोहेक्सेन।
और साइक्लोहेक्सेन में डीसीडी बताना है तो डीसीडी का मतलब होता है एक बार दोनों सीएल यहां लगेंगे, एक बार दोनों सीएल यहां लगेंगे, एक बार दोनों सीएल यहां लगेंगे और एक बार दोनों सीएल यहां लगेंगे। हाँ भाई दिख रहा है। तो अब आपको टोटल 1 2 3 4 4 जो इसका आंसर आएगा दैट इज एक्सक्लूडिंग स्टीरियो। एक्सक्लूडिंग स्टीरियो इज करेक्ट आंसर इज 4। लेकिन इंक्लूडिंग स्टीरियो देखो इसमें कितने टोटल आंसर आएंगे 3। इसमें तो एक ही रहेगा, इसमें 3 ऑप्टिकल 2 ज्योमेट्रिकल है ना, इसमें भी 20 सिमेट्री है ना, इसमें भी सिमेट्री है तो टोटल कितने 3 ऑप्टिकल और 2 ज्योमेट्रिकल मतलब 3 और इसमें केवल 2 ज्योमेट्रिकल तो 3 4 3 7 2 9 9। ये ऑलरेडी मैं पहले भी आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझा चुका हूं, इसके लिए आप आइसोमेरिज्म देखो, समझ पा रहे हो। इट इज सिंपल कंसेप्ट, सिंपल क्वेश्चंस, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है ना। अच्छा एक चीज और, एक कंडीशन और देखो, सी डबल बॉन्ड सी, यहां पर लगा हुआ CH3, यहां पर लगा हुआ H, यहां पर लगा C2H5 या CH3 लगा, यहां पर लगा H और इसकी रिएक्शन करवाई हमने SeO2 से, समझना जरा, सिर्फ दे दिया हमने। हालांकि SeO2 का जो स्टीरियो केमिस्ट्री है, हालांकि अभी हमने इसकी बात की नहीं थी लेकिन अभी दिमाग में आ गया एकदम, स्टीरियो केमिस्ट्री, SeO2 की स्टीरियो केमिस्ट्री तुमको कहीं मिलेगी ही नहीं। तो आप सोच रहे हमने कहां से ढूंढ निकाली, मेहनत करने से मिलती है। ये दे दिया, अब हमें पता है OH चाहे यहां लगाओ चाहे OH यहां लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर एक खास बात ध्यान रखो, यहां पर हमारे पास भाई 2 कंपाउंड बन सकते हैं, इसको चाहे आप ट्रांस भी बना लो, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ऐसे बना लो CH3 तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां पर सिचुएशन में इतना समझिएगा कि जो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट में ई वाला हमेशा डोमिनेटिंग होता है, डोमिनेटिंग होता है, ई वाला जो पोर्शन होगा वो हमेशा डोमिनेटिंग होगा, ऐसे समझ लो। ये मतलब एक स्टीरियो से रिलेटेड वर्क होता है कि मतलब जब भी अगर SeO2 की स्टीरियो से रिलेटेड बात पूछी जाए तो कोई भी कंपाउंड का जब आप क्या करोगे, अल्फा पोजीशन पे OH दोगे ना तो वहां पर या तो E बनेगा या तो Z बनेगा। तो E और Z में अगर मान लिया अलग अलग भी दिए हुए हैं, बाई चांस यहां पर चलो मान लिया हमने A लिख लिया है ना, या कोई भी प्रोडक्ट बना दिया, या यहां पर OH ले लिया या C2H5 ले लिया है ना, तो यहां पर जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसका एक E बनेगा Z बनेगा। E और Z पता है ना, E और Z नहीं बताऊंगा मैं आपको, तो आपको नोट करके लिख लेना होगा। E जो है वो हमेशा डोमिनेटिंग फैक्टर होता है इन केस ऑफ स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SeO2, ठीक है ना। ये आपको बता दिया मैंने एक। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अब देखो जैसे अभी रिएक्शन लिखी थी CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना, इसकी रिएक्शन NBS से करवाई थी, NBS। अच्छा NBS के अलावा अगर NCS से करवा देते ना, N ब्रोमोसक्सिनामाइड N क्लोरोसक्सिनामाइड, एक ही बात है, बस Br की जगह Cl लगेगा। या इसकी रिएक्शन क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ 500 डिग्री सेल्सियस, या कभी कभी डेल्टा दिया होता है तो भी प्रोडक्ट देख लीजिए, या क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तीनों के रिएजेंट्स में अलग अलग डिफरेंसेस आएंगे। यहां पर क्या होगा, यहां पर प्रोडक्ट तो वैसे ही बनने वाला विदाउट एनी अफेक्टिंग, यहां Br लगाएगा या Cl लगेगा, यहां पर क्या लगेगा, यहां पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां पर Cl लगेगा, लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर एक एक दोनों पर Cl लगेगा। ये वाला सिंपल हेलोजिनेशन है, याद है, एंटी एडिशन। तो एंटी एडिशन के बिहाफ पर भी ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट हम काम कर चुके हैं, ठीक है ना। तीनों में डिफरेंस ये होता है, ठीक है ना। जितने ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे ना उतना सारा का सारा कंसेप्ट, ये सारा मैंने एक साथ इसलिए बताया कि तीनों में डिफरेंसेस ही हैं। उसके बाद नेक्स्ट एल्कीन की प्रॉपर्टीज, बस अब कोई खास ज्यादा नहीं बची हुई हैं। उसके बाद रिएक्शन विद कार्बीन, कार्बीन पता है ना आपको, CH2, ये कार्बीन होता है और बहुत सिंपल रिएक्शन है, कोई खास रिएक्शन नहीं है। CH2 डबल बॉन्ड CH2, और जो ये CH2 है ये सिंपल इस तरीके से अटैचमेंट हो जाता है और ये बन जाता है क्या, एक सिंपल साइक्लिक कंपाउंड बन जाता है, लाइक दिस। CH2 डायरेक्टली अटैचमेंट होता है लाइक दिस। हालांकि कार्बीन इंटरमीडिएट्स की मैकेनिज्म हम और डेप्थ में हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, आगे की जगह पर हम इसको और जगह पढ़ेंगे। ये सिंगलेट कार्बीन भी होता है, ट्रिपलेट कार्बीन भी होता है। तो सिंगलेट कार्बीन में स्टीरियो केमिस्ट्री सेम रहती है और ट्रिपलेट कार्बीन में स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज हो जाती है।
यहां पर आप नोट करके लिख लो इस बात को। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, इसको ऐसे लिखो, ऐसे है ना, जैसे C डबल बॉन्ड C, यहां CH3 यहां CH3, ठीक है ना, ये सिस है। और अगर इसकी CH2 सिंगलेट कार्बीन, आपको सिंगलेट और ट्रिपलेट GOC में पढ़ाया गया था, तो सिंगलेट कार्बीन रिएक्शन होती है, तो सिंगलेट कार्बीन क्या करता है, सिंगलेट कार्बीन में बिल्कुल ऐसे का ऐसा ही रहेगा और ये वाला C ऐसा रहेगा, मतलब सेम साइड में अटैचमेंट रहेगा। लेकिन अगर मान लिया ट्रिपलेट कार्बीन है यहाँ पर CH2, तो ट्रिपलेट कार्बीन में क्या होगा, C सिंगल बॉन्ड C, है ना, समझना। तो यहां पर क्या होगा कि ये वाला जो C है ना, ये वाला C, ये तो ऐसे ही रहेगा, तो यहां पर अगर ग्रुप ऐसा C लगा तो ये वाला नीचे C लग जाएगा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो नीचे चला जाएगा, और यहां पर दोनों सेम साइड में चले जाएंगे। इट इज अच्छा, CH2 के बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, डाइक्लोरो कार्बीन होता है, और इसमें बहुत सारे कंपाउंड्स इसमें होते हैं, और इसकी रिएक्शन इससे करवाई जाती है। तो अभी स्टीरियो से रिलेटेड केवल इतना है कि अगर सिस होगा तो सिस में क्या होगा कि वो सिस ही बना रहेगा, अगर यहां सिंगलेट कार्बीन है, ठीक है ना, और अगर ट्रिपलेट कार्बीन है तो क्या होगा कि सिस वाला ट्रांस हो जाएगा, मतलब उसका अपोजिट हो जाएगा। यहां पर देखो ना, दोनों CH3 सेम साइड होंगे, सिस होगा, यहां पर एक ऊपर होगा एक नीचे होगा, तो ट्रांस हो जाएगा। समझ गया ना, मतलब साइक्लाइज अरेंजमेंट हो जाता है। CH2 जब भी डबल बॉन्ड पर रिएक्शन करेगा तो वो क्या होगा, डबल बॉन्ड सिंगल में जाएगा, डायरेक्टली एक इलेक्ट्रॉन टूटेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ, एंड इट फॉर्म ए साइक्लिक कंपाउंड। यहां पर हमेशा एक साइक्लिक कंपाउंड फॉर्म हो जाता है, कोई भी वेरिएशन नहीं होगा। क्लियर? उसके बाद अब एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जानते हो कौन सी? एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड ओजोनोलिसिस। अभी हमें पढ़ना है ओजोनोलिसिस, उसके बाद सिंपल ऑक्सीडेशन एसिडिफाइड हॉट KMnO4 के थ्रू, और एक पायरोलिसिस, सॉरी पॉलीमराइजेशन, ठीक है ना। बस ये 3 रिएक्शंस बची हैं, उसके बाद एल्कीन ओवर। ओजोनोलिसिस पढ़ना है, पॉलीमराइजेशन पढ़ना है, और ऑक्सीडेशन पढ़ना है, ठीक है ना। जरा देखो ओजोनोलिसिस क्या होता है। ओजोनोलिसिस में ये लिखा है CH2, ऐसा लिखते हैं। पहले मैं डायरेक्ट बता दूं, एक तो सिंपल है, फिर मैकेनिज्म की बात करूंगा मैं। देखो क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। यहां पर जो ओजोनोलिसिस होता है हमारे पास डबल बॉन्ड का ओजोनोलिसिस क्या है, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स होता है। तो यहां पर क्या है, जब हम ओजोनोलिसिस करेंगे तो हमारे पास 2 तरीके का ओजोनोलिसिस होगा। थोड़ी एरो छोटी कर लेते हैं क्योंकि लिखना बहुत ज्यादा पड़ेगा हमको। देखो इसमें 2 तरीके का ओजोनोलिसिस होता है। एक ओजोनोलिसिस होता है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, एक होता है रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, और एक हमारे पास होता है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में रिएजेंट हम यूज करते हैं ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ जिंक इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। यहां पर कोई अच्छा एक रिड्यूसिंग एटम मेटल यूज किया जाता है, और इसमें जो बनता है वो बनता है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, दोनों बन सकते हैं, कोई एक बन सकता है। इसमें जो रिएजेंट यूज किया जाता है ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, मतलब वहां वो रिड्यूसिंग वाला टर्म यूज नहीं किया जा सकता। रिड्यूसिंग के साथ साथ यहां पर कोई भी हायर जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया जा सकता है। यहां कभी कभी H2S कोई भी रिड्यूसिंग टर्म यूज किया, यहां कोई भी ऑक्सीडाइजिंग टर्म यूज किया जा सकता है, या नहीं भी यूज किया जाएगा तो वाटर के साथ ओजोन प्लस वाटर हम मान लेते हैं ऑक्सीडेटिव होता है। और इसमें बनता है क्या, इसमें हमारे पास बनता है एसिड एंड कीटोन्स। कीटोन्स जनरली नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज नहीं होते, इसलिए कीटोन रुकता है। एल्डिहाइड एसिड में रहता है लेकिन कीटोन में ही रहता है। एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज भाई हायर है ना, तो एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज लेगा एसिड में, लेकिन कीटोन नॉर्मली नहीं होता है, इसलिए कीटोन में रहता है। तो ये एक जनरल कंसेप्ट है। काम कैसे करोगे जरा देखो। सबसे आसान ओजोनोलिसिस होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ओजोनोलिसिस किया गया, ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ जिंक इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। कभी कभी ऐसे भी लिखने वाले लिख देते हैं ऐसे, तो कंफ्यूज मत होना, एक ही बात है। तो क्या करना है आपको सिंपल सा फंडा लगाना है कि डबल बॉन्ड को ब्रेक करो, बिल्कुल दोनों के बीच से सारे रिश्ते खत्म कर दो। एक ऑक्सीजन इसको दे दो, एक ऑक्सीजन इसको दे दो। जहां डबल बॉन्ड लगा हो
पूरे केमिस्ट्री में ओजोनोलिसिस सबसे आसान है। जहां डबल बॉन्ड लगा हो, दोनों के डबल बॉन्ड को ब्रेक करो और एक एक ऑक्सीजन दे दो। कहने का मतलब क्या है? बिल्कुल CH2 और CH2, बीच में सारे रिश्ते खत्म। ऑक्सीजन कैसे दोगे? अब ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से तो दोगे, डबल बॉन्ड से। तो ये लिखा क्या है? C डबल बॉन्ड O 2H, यानी H C डबल बॉन्ड OH। इसको ऐसे लिखो थोड़ा अच्छे फॉर्म में, 2H और C डबल बॉन्ड O, और ये भी लिखा है HCHO। तो फाइनली क्या बना? 2 मोल ऑफ HCHO। देखो फॉर्मल्डिहाइड, इसका ओजोलिसिस करने पर फॉर्मल्डिहाइड बन गया। क्या समझ पा रहे हो? देखो मतलब कुछ करना ही नहीं पड़ा हमको, मैं इसको रब कर रहा हूं। मतलब हमको ये सबसे आसान कंसेप्ट है। अच्छा एक बात और, इसकी मैकेनिज्म में भी कोई खास वेरिएशन नहीं होता है, इसलिए इसकी मैकेनिज्म में मतलब हमको डायरेक्ट हम आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इसमें वेरिएशन होगा ही नहीं। CH डबल बॉन्ड CHO है ना, इसकी सॉरी CH2 इसका ओजोनिसिस करवा दो। कैसे करवाओगे? ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ जिंक इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो क्या करोगे? ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे और दोनों को एक एक ऑक्सीजन दे दो। तो क्या हो जाएगा? CH3 CHO प्लस HCHO। देखो भाई, CH3 2 कार्बन ऑक्सीजन, CH3 CHO 1 कार्बन HCHO। क्या समझ पा रहे हो? अच्छा अगर इसी को मैंने आपसे कहा होता कि भाई ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर ही करवा दो, तो क्या करते भाई? ये तो बनेगा ही बनेगा, इसका ऑक्सीडेशन करोगे, जो रिडक्टिव का है प्रोडक्ट वही बनेगा, ठीक है ना, बस उसका ऑक्सीडेशन। इसका ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा? CH3COOH, और इसका ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा? HCOOH। आंसर। मतलब अगर ऑक्सीडेटिव बनाना हो तो आप रिडक्टिव बना लो, डबल बॉन्ड हटा के ऑक्सीजन लगा के, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाले का ही ऑक्सीडेशन कर दो। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं एसिड विद द सेम नंबर ऑफ कार्बन, फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मिक। ये समझ पा रहे हो ना? अल्कोहल, एल्डिहाइड, एसिड, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो एल्डिहाइड से एसिड, 2 कार्बन का एल्डिहाइड 2 कार्बन का एसिड, 1 कार्बन का एल्डिहाइड 1 कार्बन का एसिड, ठीक है ना? क्लियर हो रहा है? अब जैसे मान लिया मैंने ऐसे कहा होता CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। चलिए, ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ जिंक इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो क्या करना? कुछ भी नहीं करना है, डबल बॉन्ड ब्रेक करिए, एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन इधर। तो क्या दोगे? CH3 डबल बॉन्ड O, है ना, और प्लस CH3COOH। देखो सॉरी, कभी कभी हमारा दिमाग खराब हो जाता है। CH3CHO 2 कार्बन का है ना, 2 कार्बन का ऑक्सीजन एल्डिहाइड इधर, और इधर क्या है? इसको ऑक्सीजन दोगे तो डबल बॉन्ड O से देना पड़ेगा। 2 CH3 लगे हैं तो इट इज व्हाट? इट इज एसीटोन एंड इट इज इथेनॉल। समझ गया ना? कुछ नहीं किया हमने, बस डबल बॉन्ड को हटाया, दोनों तरफ एक ऑक्सीजन दे दिया। अच्छा इसी को अगर हमने ओजोनोसिस करवाया होता क्या? वाटर के साथ, तो वही सेम रखते। ये कीटोन तो कीटोन में ही रहता, इसको एसिड में कन्वर्ट कर देते। समझ गया ना? क्लियर हो रहा है? तो ये सिंपल। अब हम बात करेंगे इसकी मैकेनिज्म की। चलो जरा मैकेनिज्म देखते हैं भाई, ओजोनोलिसिस की मैकेनिज्म क्या होती है। अब हम मैकेनिज्म समझेंगे ओजोनोलाइसिस की, ठीक है ना? तो द मैकेनिज्म ऑफ ओजोनोलाइसिस। देखिए ओजोनोलिसिस की मैकेनिज्म क्या होगी। तो यहां पे सबसे पहले हम जनरल बात करते हैं। ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, देखिए डायरेक्ट कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया है। और यहां पर हमने किया है ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ जिंक इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। समझिएगा जरा क्या सिचुएशन है। तो ओजोन जो होता है, ओजोन का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस। देखिए जरा, ये वाला प्लस और ये वाला माइनस, कुछ इस तरीके से ऐसे ही होता है ना। ऑक्सीजन पे 3 बॉन्ड, 1 2 3, और इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज। तो क्या होता है कि ये वाला बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक होता है, सारे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो ये न्यूट्रल हो जाता है, इस पर पॉजिटिव इस पर नेगेटिव, और ये वाला बॉन्ड टूटता है कुछ इस तरीके से, सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएंगे तो इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। तो ये वाला पॉजिटिव ये वाला नेगेटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल, ये वाला पॉजिटिव इसके साथ अटैच हो जाता है, ये वाला नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ अटैच हो जाता है। तो जो पहला प्रोडक्ट बनता है हमारे पास CH2 ऑक्सीजन 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 लाइक दिस। ये वाला जो मॉलिक्यूल होता है ना, यहाँ ऑक्सीजन पर लोन पेयर, ऑक्सीजन पर लोन पेयर, ऑक्सीजन पर लोन पेयर, ये होता है मोल ओजोनाइड विच इज हाईली अनस्टेबल।
ये एक साइक्लिक कंपाउंड है जो कि बहुत अनस्टेबल होता है, समझिएगा। इट इज अ हाईली अनस्टेबल केस। तो अब अनस्टेबल केस में क्या होता है कि ये रीअरेंज हो जाता है। ये रीअरेंज कैसे हो जाता है? ये रीअरेंज हो जाता है कुछ ऐसा, CH2 इसमें एक ऑक्सीजन एक तरफ जाता है ऐसा और एक तरफ ऐसा, कुछ ऐसा रीअरेंज हो जाता है। इट इज रीअरेंज्ड लाइक दिस। अच्छा, ये वाला बॉन्ड एक एक्स्ट्रा लगा दिया हमने, यहां पर ऐसा नहीं था। अच्छा, कैसे आया, जरा ये बात समझो, ये कैसे आया? यहां पे क्या होता है कि डबल बॉन्ड, अच्छा ये वाला जो है एक बॉन्ड टूटा तो ये वाली सिचुएशन ऐसी हुई। तो यहां पर जरा देखो क्या होता है कि ये वाला जो है इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से ऐसे टूटता है, समझना जरा। तो इस पे आ जाता है निगेटिव और इस पे आ जाता है पॉजिटिव, ठीक है ना। तो इस पे आता है निगेटिव, तो निगेटिव है तो इलेक्ट्रॉनों को खींचता है, तो सॉरी इलेक्ट्रॉनों को धक्का देता है, तो ये वाला बॉन्ड ऐसे टूटता है, यहां जाता है निगेटिव, यहां जाता है पॉजिटिव। समझिएगा जरा क्या सिचुएशन है। ये वाला यहां पर पॉजिटिव, 4 सिंगल लोन पेयर, ठीक है ना, और यहां पर ये वाला इलेक्ट्रॉन इस तरीके से टूटता है तो निगेटिव। और अब इन दोनों में क्या होगा, किस पे पॉजिटिव आएगा किस पे निगेटिव आएगा, तो ये निगेटिव है, इलेक्ट्रॉनों को धक्का दे रहा है, तो ये रीअरेंज होता है बेसिकली। तो यहां पर क्या होता है कि ये वाला बॉन्ड टूटा और ये वाला बॉन्ड टूटा, देखिए। तो यहां पर सिचुएशन क्या बनी, ये वाली सिचुएशन बनी, देखिए ये वाला CH2 पर माइनस और ये वाला O पर प्लस, तो क्या आ जाएगा CH2O, ठीक है ना। और यहां पर देखिए क्या हुआ सिचुएशन, ये वाला टूटा तो ये वाला प्लस, यहां वाला क्या आया, ये प्लस आया और यहां माइनस आया, तो CH2 डबल बॉन्ड O, और ये वाला CH2 पर प्लस चार्ज यहां पर, ठीक है ना, और ये ऑक्सीजन और यहां ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज। जरा देखो क्या ये बात ठीक है ना, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? CH2 पर पॉजिटिव चार्ज, ये वाला बॉन्ड टूटा यहां से, CH2 प्लस CH2 निगेटिव, और यहां पर ये वाला बॉन्ड टूटा प्लस और माइनस, तो प्लस माइनस में ये प्लस माइनस डबल बॉन्ड O बन गया। और इसको कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो ऐसे ना, ठीक है ना, और ये प्लस और ये माइनस, और ये वाला बॉन्ड कैसे, ये अरेंजमेंट हुआ, और ये अरेंजमेंट कैसे होता है, ये वाला माइनस और ये वाला प्लस, तो ये वाला प्लस माइनस इससे और ये वाला माइनस प्लस इससे। तो कैसे अटैचमेंट हो रहा है जरा देखिए, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, इसको ऐसे बनाते हैं, पहले इसको बनाते हैं CH2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे ये निगेटिव ये पॉजिटिव, और इधर क्या होगा, इधर क्या करेंगे, इधर C पर H और H और इधर O, तो इस पर निगेटिव है और इस पर पॉजिटिव है, तो ये वाला इससे अटैच हुआ और ये वाला इससे अटैच हुआ। तो देखिए CH2 ये वाला प्लस माइनस बॉन्ड बन गया, तो CH2 पे 2 ऑक्सीजन, 2 कार्बन के बीच में 2 ऑक्सीजन, और 2 कार्बन के बीच में 1 ऑक्सीजन, तो 2 कार्बन के बीच में 2 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन, लाइक दिस। तो इस तरीके का, इसको बोलते हैं ओजोनाइड। एक्चुअली होता क्या है कि ये रीअरेंजमेंट होता है। सबसे पहले आपको ऐसे याद रखना होगा कि सबसे पहले कार्बन कार्बन के बीच में 3 ऑक्सीजन बॉन्ड होते हैं, अनस्टेबल होने की वजह से 1 ऑक्सीजन दूसरे साइड चला जाता है और ये 2 ऑक्सीजन इस साइड रह जाते हैं। अब उसके बाद क्या होता है कि ये इस तरीके से ब्रेक हो जाता है, और इसका हो जाता है क्या, इस तरीके से ब्रेक हो जाता है, और ब्रेक होने पर देखो जरा क्या बनता है, ये वाला कैसे, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड, मतलब ये वाला ये वाला ये वाला, ये 3 बॉन्ड टूटते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर क्या बन जाता है, ये वाली सिचुएशन बन जाती है ऐसी, C डबल बॉन्ड O, ये H और H, और ये C डबल बॉन्ड O, H और H प्लस, ओवरऑल इट इज व्हाट, 2 मोल ऑफ HCHO। देखो यही तो हमने किया था इस कंपाउंड पे, क्या किया था, डबल बॉन्ड ब्रेक किया था, दोनों को एक ऑक्सीजन दिया था, HCHO, वही तो है। अच्छा एक बात और, ये वाला जो ऑक्सीजन है, हाइड्रोलिसिस होती है, हाइड्रोलिसिस होता है यहाँ पे। अच्छा ये बात समझ पा रहे हो कैसे, प्लस माइनस, ध्यान रखिएगा, प्लस माइनस, ठीक है ना। और यहां पर भी ये वाला बॉन्ड ऐसे टूटता है, ये प्लस और ये माइनस, और ये वाला बॉन्ड कैसे टूटता है, ऐसा, ये माइनस और ये प्लस। जरा देखो कैसे, ये वाला प्लस और माइनस CH2O, और ये वाला CH2 माइनस और O पॉजिटिव, CH2O, ये वाला बॉन्ड टूट गया। अच्छा ये वाला माइनस है ना, तो माइनस इलेक्ट्रॉनों को देगा, तो इसमें क्या है कि ये वाला यहां पर प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, और ये वाला माइनस चार्ज इलेक्ट्रॉनों को देगा, तो बॉन्ड ऐसे टूटता है, प्लस और माइनस, तो ये प्लस माइनस एक न्यूट्रल ऑक्सीजन निकल जाता है। तो ये जो न्यूट्रल ऑक्सीजन निकलता है ये H2O के साथ H2O2 बन जाता है। समझना जरा इस बात को, ये जो न्यूट्रल ऑक्सीजन बचा ये H2O के साथ अटैच होकर H2O2 बन जाता है। अच्छा अब इंपॉर्टेंट ये जिंक क्या करता है, बेसिकली जो H2O2 होता है, H2O2 इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है
कि यहां पर ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर जिंक नहीं लोगे तो ये फॉर्मल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड उसके फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। तो जिंक क्या करता है, उसको ऑक्सीडाइज होने से रोकता है। तो जिंक जो है वो H2O2 के साथ रिएक्शन करके जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है, जो कि H2O2 उसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है, और प्लस वाटर निकल जाता है। बात समझ पा रहे हो? तो इस तरीके से जिंक जो है उसको एज ए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह उसको हायर वर्जन में ऑक्सीडाइज करने से रोक देता है। देयरफॉर इट इज मैकेनिज्म ऑफ ओजोनोलिसिस। यहां पर एक बार जेई में क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें कितने साइक्लिक इंटरमीडिएट बनते हैं? तो 2 साइक्लिक इंटरमीडिएट बनते हैं, एक मोल ओजोनाइड बनता है, एक ओजोनाइड बनता है। ये हाईली अनस्टेबल होता है, ये इसमें अरेंज हो जाता है, और फिर इस तरीके से यहां पर कहीं कोई मैकेनिज्म में वेरिएशन नहीं होता। आप डायरेक्ट इसकी टेक्निक भी अप्लाई करोगे तो डबल बॉन्ड को तोड़ो और एक एक ऑक्सीजन दो, एंड दैट्स इट। क्लियर? नोट कर लीजिए इसको। आगे बढ़ेंगे। अब ओजोनोलिसिस में एक बात ध्यान रखिएगा, अगर मान लिया फॉर एग्जांपल, अगर कोई मान लिया ऐसे लिखा हुआ है, मान लिया ये लिखा हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, और ओजोनोलिसिस करवाया जाए वही जिंक और वाटर की प्रेजेंस में, तो यहां पर क्या है कि ये वाला डबल बॉन्ड भी ओजोनलाइज हो जाएगा, ये वाला भी डबल बॉन्ड ओजोनलाइज हो जाएगा। 2 मोल यूज किए जाएंगे और क्या बन जाएगा, देखिए ये तो बन जाएगा HCHO इसका, और यहां पर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CHO सिंगल बॉन्ड CHO और प्लस HCHO। देखो क्या बात सबको समझ में आ रही है? ये वाला बॉन्ड टूटे, एक ऑक्सीजन इसको, एक ऑक्सीजन इसको तोड़ा जाएगा, एक ऑक्सीजन इसको, एक ऑक्सीजन इसको, तो ये तो ग्लाइऑक्सिल बन जाएगा, CHO सिंगल बॉन्ड CHO ग्लाइऑक्सिल। इधर वाला फॉर्मल्डिहाइड, इधर वाला फॉर्मल्डिहाइड, तो 2 मोल फॉर्मल्डिहाइड, 1 मोल ग्लाइऑक्सिल। क्लियर? अच्छा, वन मोर थिंग, एक बात और समझ लीजिए, अगर मान लिया हमने यहां पर डबल बॉन्ड दिया और हमने कहा इसका ओजोनोलिसिस करवाइए, हमेशा ध्यान रखिएगा जिंक के साथ वाटर दे रहे हैं, तो यहां क्या हो जाएगा, बिल्कुल उसी तरीके से बॉन्ड ब्रेक करिए, दोनों तरफ एक एक ऑक्सीजन, मतलब यहां लग जाएगा CHO और यहां लग जाएगा CHO। क्लियर है? बात समझ पा रहे हो? और अगर मान लिया हमने दोनों तरफ दे दिया होता ऐसा और ओजोनोलिसिस करवाया होता, तो यहां पर कोई जरूरी नहीं आपको 2 मोल 3 मोल नहीं देगा, आप डायरेक्ट ओजोनोलिसिस लगेगा, आपको दोनों तरफ बॉन्ड ऐसे ब्रेक करना है, और यहां क्या लग जाएगा CH2 ऊपर, इस तरफ लगेगा CHO और इस तरफ लगेगा CHO, और कितने मोल, 2 मोल, ऐसे नीचे वाला ऐसे ऊपर वाला, प्रोपेन डाइयल। समझ पा रहे हो ना? हाँ भाई, क्लियर हो रहा है ना सभी को? कोई डाउट तो नहीं है? बिल्कुल इसी तरीके से। लेकिन अगर यही डबल बॉन्ड मान लिया, थोड़े क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, तो कि जैसे मान लिया अगर हमने बेंजीन ले लिया होता ऐसा और ओजोनोलिसिस किया होता, तो ध्यान रखिएगा ये ओजोनोलिसिस हो जाता है। मतलब आप ये मत सोचिएगा कि एरोमेटिक कंपाउंड है ओजोनोलिसिस नहीं होगा, हो जाएगा। इस तरीके से एक ऑक्सीजन यहां, एक ऑक्सीजन यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां और एक यहां, ठीक है ना? तो देखो क्या बनेगा, ये बन जाएगा CHO सिंगल बॉन्ड CHO, है ना, CHO सिंगल बॉन्ड CHO, CHO सिंगल बॉन्ड CHO, CHO सिंगल बॉन्ड CHO, इट इज व्हाट 3 मोल। कितनी स्पेसीज? 1 स्पेसीज मतलब एक तरीके का कंपाउंड है, ऐसे 3 मोल है, एक तरीके का कंपाउंड है। लेकिन अगर मान लेते हैं क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाए CH डबल बॉन्ड CH2 यहां और ओजोनोलिसिस करवाया जाए, तो ऐसी सिचुएशन में ध्यान रखिएगा केवल यही वाला डबल बॉन्ड ओजोनोलाइज होगा, बेंजीन नहीं होगा। अब ये एरोमेटिक की तरह काम करेगा, अगर बेंजीन के बाहर कोई है कंपाउंड डबल बॉन्ड का, तो वो ऑक्सीडाइज्ड होगा और बाकी बेंजीन रिंग ऑक्सीडाइज नहीं होगी, और यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा बेंजल्डिहाइड प्लस फॉर्मल्डिहाइड। क्लियर हो रहा है सभी को? मैं आपसे पूछूंगा बताइए इसमें कितने स्पेसीज हैं, तो 1 2 स्पेसीज है, ठीक है ना? अब एक जरा क्वेश्चन लिखो, देखो जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन, जेई ने बिल्कुल ऐसे ही आसान सा क्वेश्चन पूछा, और आपको मैकेनिज्म याद रखिए, वेल एंड गुड है, लेकिन डायरेक्ट भी अगर आपको याद है तो नो प्रॉब्लम, आप आसानी से कर सकते हो। क्वेश्चन जरा सुनिए। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास ऑर्थोजाइलिन है, ऑर्थोजाइलिन समझते हो? नाउ इट इज ऑर्थोजाइलिन, इसका ओजोनोलिसिस करवाया गया, ओजोन जिंक वाटर। आपको बताना है हाउ मेनी स्पेसीज, हाउ मेनी टोटल स्पेसीज, स्पेसीज समझते हो मतलब टोटल कितनी प्रजातियां हैं। चलिए जल्दी सॉल्व करिए, 20 सेकेंड।
हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज। तो यहां पर जो मोस्ट ऑफ द बच्चे गलती करते हैं वो ये, ज़ाइलिन ऐसे बनता है, यहां CH3 और यहां CH3, ठीक है। एक तो ज़ाइलिन ये हो सकता है, और एक ज़ाइलिन ऐसा भी तो बना सकते हो आप, ऐसा, और एक CH3 यहां लगा दो और एक CH3 यहां लगा दो। देखिए, एक CH3 यहां लगाया और एक CH3 यहां लगाया, तो ये दोनों हैं सेम, लेकिन डबल बॉन्ड की पोजीशन में डिफरेंस है। इसका अगर ओजोनोलिसिस करोगे तो ये वाला बॉन्ड यहां से टूटेगा, ये वाला बॉन्ड यहां से टूटेगा, ये वाला बॉन्ड यहां से टूटेगा। तो देखिए क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये वाला यहां पर बनेगा CH3 और यहां लगेगा CHO और यहां डबल बॉन्ड हो, ठीक है ना। और ऐसे ये वाला प्रोडक्ट भी बन जाएगा, इधर वाला भी CH3 CHO और C डबल बॉन्ड हो, सेम, तो 2 मोल इसके बन जाएंगे, ऐसा और ऐसा। और ये वाला क्या बनेगा, CHO सिंगल बॉन्ड CHO। देखिए क्या समझ में आ रहा है सभी को। भाई ये वाला बॉन्ड तोड़ा, तो ये वाला जब बॉन्ड तोड़ेंगे तो देखिए ये वाला डबल बॉन्ड बिल्कुल हट जाता है ना, तो ये डबल बॉन्ड हो और ये डबल बॉन्ड हो, और ये वाला बॉन्ड देखिए पूरी तरह से हट जाता है, तो ये CHO और ये CHO, और ये वाला बॉन्ड पूरी तरह से हट जाता है, तो ये CHO और ये वाला CHO। तो देखिए CH3 C डबल बॉन्ड हो CHO, फिर 2 मोल, और CHO सिंगल बॉन्ड CHO। और वही सिचुएशन यहाँ है, ये वाला बॉन्ड तोड़ा जाएगा, ये वाला बॉन्ड तोड़ा जाएगा, ये वाला बॉन्ड तोड़ा जाएगा, तो ये वाला जब बॉन्ड तोड़ा जाएगा और ये वाला बॉन्ड तोड़ा जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, ये वाला, ठीक है ना। और यहाँ पर CHO सिंगल बॉन्ड CHO, ये कितने मोल बनेंगे, CHO सिंगल बॉन्ड CHO सिंगल बॉन्ड CHO, 2 मोल के। तो टोटल देखे जाए तो 2 और 1 3 ये, और 2 और 1 3 ये, लेकिन कंपाउंड अलग, एक ये कंपाउंड है एक तरीके का, एक इस तरीके का कंपाउंड है, ये वाला इससे कॉमन है, और एक इस तरीके का कंपाउंड है। तो टोटल कितनी प्रजातियां हो गई, 3। सो फाइनल आंसर इज 3। लेकिन अगर इन दोनों में कोई एक आप ट्रीट करोगे तो आंसर 2 ही निकालोगे, फिर 3 आंसर नहीं आएगा। क्लियर हो रहा है, बहुत आसान सा है ओजोनोलिसिस, बहुत टफ नहीं होता है, ठीक है ना। उसके बाद अब जैसे मान लिया आपसे कई बार ऐसा पूछ लिया जाए, मतलब इंट्रामोलिकुलर ओजोनोलिसिस, या इंट्रामोलिकुलर का मतलब ये है कि जैसे अगर मान लिया हमने आपसे कुछ ऐसा ही, जैसा अभी हमने क्वेश्चन दिया था ऐसा, या अभी एक काम करते हैं, हम आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, मान लिया हमारे पास ए कंपाउंड है और इसका ओजोनोलिसिस करवाया गया जिंक और वाटर के साथ में, ठीक है ना, और प्रोडक्ट ये बन जाता है, ये डबल बॉन्ड हो और डबल बॉन्ड हो। मैंने पूछा बताइए ए क्या है, तो ऑफ कोर्स जब आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना सकते हो तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बना सकते हो। 1 मिनट का पॉज लेके आप इसमें बता सकते हो कि इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, सॉरी रिएक्टेंट क्या बनेगा। तो क्या करना है कि ये वाला डबल बॉन्ड और ये वाला डबल बॉन्ड दोनों आपस में देखिए 1 2 3 4, 1 और 4 आपस में मिलेगा ना, इस तरीके से देखिए 1 2 3 4, 1 और 4 आपस में कैसे मिलेगा, डबल बॉन्ड से। 1 पे क्या है, एक मिथाइल, और 4 पे क्या है, एक मिथाइल, देखिए है ना। जब इसको आप ओपन करोगे तो बॉन्ड टूटेगा ये बॉन्ड, और एक ऑक्सीजन यहाँ एक ऑक्सीजन यहाँ, तो वाला ऑक्सीजन आ जाएगा एंड दिस वापस। क्या क्लियर हो रहा है। तो इस तरीके से हम आसानी से ओजोनोलिसिस कर सकते हैं, और ध्यान रखना है कि ओजोनोलिसिस रिडक्टिव भी होता है, ओजोनोलिसिस ऑक्सीडेटिव भी होता है, और हम आसानी से डायरेक्ट इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, और ये क्वेश्चंस कन्वर्जन के समय बहुत फ्रूटफुल होते हैं, ठीक है ना। हालांकि और भी रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सोडियम बोरॉन हाइड्राइड, कीटोन को और रिड्यूस किया जा सकता है, एसिड को और रिड्यूस किया जा सकता है, लेकिन वो सारी चीजें आगे समझेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं केवल एल्कीन, तो हमारा केवल फोकस पॉइंट है एल्कीन को। एल्कीन का ओजोनोलाइसिस करते हैं तो एल्डिहाइड और कीटोन या एसिड बन जाता है। क्लियर। अब एक छोटा सा टर्म और बचा हुआ है, पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन हालांकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है, दैट इज कॉल्ड पॉलीमर केमिस्ट्री। वहां पर पॉलीमराइजेशन का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, पूरी की पूरा चैप्टर ही है। पॉलीमराइजेशन का मतलब होता है व्हेन n नंबर ऑफ मोनोमर्स आर यूज्ड इन रिपीटिंग टर्म्स एंड फॉर्म अ पर्टिकुलर कंपाउंड एज ए पॉलीमर। यानी कि जैसे आपने सुना होगा एथीन, एथीन का मतलब देखो, जैसे आपने सुना होगा एथीन, तो एथीन का मतलब होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, है ना। अब इसके क्या है, n नंबर ऑफ मोल्स ले लीजिए, मतलब एथीन के n नंबर ऑफ मोल्स लीजिए, एंड व्हेन दीज एथीन्स आर यूज्ड इन रिपीटिंग टर्म्स, यहां पॉलीमराइजेशन करवा दिया जाए, पॉलीमराइजेशन। और ध्यान रखिएगा एक हमारे पास कैटलिस्ट होता है जिसको कहते हैं जिगलर नाटा, ZEIGLAR, जिगलर नाटा। क्या होता है जिगलर नाटा, क्यों यूज किया जाता है, ये हम वहां समझेंगे।
अभी हम इतना समझते हैं कि इसके n नंबर ऑफ पॉली टर्म्स यूज किए जाएं तो ये बन जाता है CH2 CH2 और इसके n नंबर ऑफ टर्म्स बन जाते हैं ऐसे। मतलब जहां डबल है वहां सिंगल कर देंगे, कहीं लास्ट में डबल बॉन्ड, भाई इसके n नंबर ऑफ टर्म्स यूज किए जाएंगे। तो जहां डबल है वहां आपको सिंगल करना है और नाम वही एथीन ही रहेगा, लेकिन वर्ड एक लग जाएगा पॉली, तो इट इज व्हाट, पॉलीएथीन। तो हम लोग वही जो पन्नी यूज करते हैं ना पॉलीथीन, तो सब्जियों वगैरह में, वो बेसिकली क्या होता है, पॉलीएथीन होता है। हालांकि चलते चलते एक जनरल नाम उसका पॉलीथीन हो गया, लेकिन पॉलीएथीन बेसिक नेम इज पॉलीएथीन, ठीक है ना। तो एथीन कन्वर्ट्स इनटू पॉलीएथीन। समझ गए। अब जैसे मान लिया ये कैसे बना वहां पर, तो यहां पर क्या होता है, इसके n नंबर ऑफ मोल्स लेते हैं, तो n नंबर ऑफ मोल्स का मतलब है ये वाला इस तरीके से टूटेगा, देखो ये प्लस ये माइनस, और इसका दूसरा मोल फिर लिया गया CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये प्लस और ये माइनस, तो ये वाला माइनस फिर से अटैच हो गया, तो यहां पर क्या आ गया, ये वाला फिर अटैच हो गया, फिर प्लस, फिर अटैच हो गया, फिर प्लस, फिर अटैच हो गया, फिर, तो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बाद फिर डबल बॉन्ड लग जाता है। बात समझ पा रहे हो। लेकिन ये वाला जो टर्म है ना बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसीलिए एक रिपीटिंग यूनिट को हम यूज करते हैं और इसको हम कहते हैं मोनोमर। उस रिपीटिंग टर्म का ये मोनोमर है, मतलब इस मोनोमर को, इस सिंगल स्पीसीज को हम बार बार रिपीट करते हैं, तो हम इसी को कहते हैं। बस आपको क्या करना होगा, डबल को सिंगल करके आपको एथीन लगा देना होगा और वर्ड के पहले बस एक वर्ड पॉलीएथीन कर देना होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम कभी भी किसी भी कंपाउंड का पॉलीमराइजेशन कर सकते हैं। बस डबल बॉन्ड को, डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में अगर कोई ग्रुप लगा है, देखिए जरा CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर यहां मान लिया कोई ग्रुप लगा है X ऐसे n मोल्स, तो पॉलीमराइजेशन जब आप करवाओगे तो ये वाला CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये वाला X वैसे का वैसा ग्रुप लगा रहेगा एंड अप टू n, जो इसका नाम होगा वही उसका नाम होगा। जैसे मान लिया यहां PH कर दो, तो यहां क्या कर दोगे PH, इसका कॉमन नेम होता है स्टाइरीन और इसका कॉमन नेम होता है पॉलीस्टाइरीन। समझ गए। अब पॉलीस्टाइरीन जो है ये पन्नी होती है, ये प्लास्टिक के पाइप्स वगैरह बनाने के काम आता है, प्लास्टिक की कुछ चीजें बनाने के काम आता है। और ध्यान रखिएगा पॉलीस्टाइरीन, ये जो स्टाइरीन होती है ये पॉइजनस गैस होती है। पॉइजनस गैस का मतलब ये है कि अगर आप इसको 2-3 मिनट अच्छे से सूंघ लोगे, अच्छे से क्या मतलब अगर अंदर चली जाएगी तो 100% जो है आप हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे और आप मर भी सकते हैं। जैसे अभी देखिए कि स्टाइरीन गैस लीकेज हो गई थी अभी 2 से 3 दिन पहले विशाखापट्टनम में। एक ऐसी कंपनी थी जो स्टाइरीन पॉलीस्टाइरीन बनाती थी और पॉलीस्टाइरीन बनाते बनाते वहां पर लॉकडाउन था और अचानक जब खोला गया तो स्टाइरीन कहीं से लीकेज हो गई, तो 10 से 12 आदमी वहां मर गए और बहुत सारे कई 100 आदमी वहां बीमार हो गए। नाउ स्टाइरीन, यही स्टाइरीन गैस होती है जिसका प्रैक्टिकली हम लोग प्लास्टिक की चीजों को बनाने के काम में यूज करते हैं। तो ओवरऑल है क्या, स्टाइरीन है, बस पॉलीमराइजेशन कराया गया तो स्टाइरीन इज वो डबल बॉन्ड है, तो एल्कीन अनसैचुरेशन है, तो उसमें अगर पीएच स्टाइरीन लगाया गया तो ये कर दिया गया। इससे पहले भोपाल गैस ट्रेजेडी भी हुई थी, ठीक है ना, वहां पर भी एक बहुत पॉइजनस गैस निकली थी। तो ये सारी की सारी चीजें आपको लर्न होनी चाहिए। मिथाइल आइसोसाइनेट थी, वो पॉइजनस थी, ये भी पॉइजनस गैस है, स्टाइरीन है ये, ठीक है ना। तो इट इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन, इसको हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं। ये पॉलीमराइजेशन में और भी बहुत सारी चीजें, ये हम आगे उनके चैप्टर्स में समझेंगे, ठीक है ना। उसके बाद एक लास्ट पॉइंट बचता है इस चैप्टर का, दैट इज व्हाट, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, ऑक्सीडेशन, एसिडिफाइड KMnO4। मतलब यहां पर हमें क्या करना है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, हमें एसिडिफाइड KMnO4, अल्कलाइन नहीं रखना है, कोल्ड नहीं रखना है, डाइल्यूट नहीं रखना है, एसिडिफाइड KMnO4 रखना है और ये वाला सिंपल सा बॉन्ड ब्रेक करना है, दोनों तरफ के कार्बन का एसिड बना देना है, CH3 COOH और प्लस HCOOH, बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ध्यान रखो जरा, KMnO4 जब भी डबल बॉन्ड ऑक्सीडाइज्ड होगा तो डबल बॉन्ड के दोनों तरफ के कार्बन का एसिड बन जाएगा एसिटिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड इज हाईली वीक एसिड, सो CO2 एंड H2O। अब जैसे मान लिया अगर क्वेश्चन ऐसे दिया जाए, डबल बॉन्ड यहां दे दिया जाए और कहा जाए KMnO4 से रिएक्शन करवाइए, तो क्या होगा, यहां पे 1 2 3 3 कार्बन का COOH और 1 2 3, सॉरी ये है ना, 1 2 3 और 1 2 प्लस COOH है ना, ये CH3 है। तो एसिटिक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड इस तरीके से फॉर्म हो जाता है। अगर मान लिया कोई साइक्लिक कंपाउंड है ऐसा, KMnO4 से रिएक्शन करवाई गई तो क्या बन जाएगा, बिल्कुल वैसे ही COOH और COOH।
1 2 3 4 5 6 एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। और अगर मान लिया कहीं कंपाउंड ऐसा दे दिया जाए, भाई मान लिया ऐसा भी तो हो सकता है CH3 ऐसा, तो ऐसी सिचुएशन में अगर हीट कराना है KMnO4 से, तो ये फिर क्या बन जाएगा, ऊपर वाला फिर हम क्या कर बना पाएंगे, नीचे वाला तो COOH रहेगा, तो ऊपर वाला कीटोनिक फॉर्म में रहेगा ऐसा, क्योंकि इसको तो एसिड बना नहीं सकते ना, तो इसको कीटोनिक फॉर्म में रहेगा और ये एसिड फॉर्म में रहेगा। क्लियर। तो इसी के साथ एल्कीन का चैप्टर ये ओवर होता है। और एल्कीन की हमने जितनी रिएक्शंस आपको करवा दी हैं, अगर आप एक एक रिएक्शन अच्छे से लर्न कर लोगे, अच्छे से मेमोराइज कर लोगे, तो 101% जेई एडवांस, जेई मेंस, एम्स, नीट सभी का पेपर बहुत अच्छे से कर पाओगे। रट्टा नहीं मारना है, आप कॉन्सेप्चुअली अप्रोच करिए। उसके बाद नेक्स्ट टर्न पर वी विल स्टार्ट एल्काइन, और एल्काइन को समझने के बाद फिर हम तीनों का इंटर कन्वर्जन एक फ्लो चार्ट पढ़ेंगे, और फिर हम लास्ट में पढ़ेंगे टेस्टिंग। अगर एल्केन और एल्कीन अच्छे से आ जाएगा तो एल्काइन पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि एल्काइन एज कंपेयर टू एल्केन एल्कीन से छोटा चैप्टर है, ठीक है ना। तो होपफुली आप लोग मेहनत करिए और अच्छे से उसको प्रिपेयर करिए। अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन्स, इन सभी को पढ़ने में हेल्प मिलेगी अगर ये चैप्टर आपको अच्छे से आता होगा। थैंक यू वेरी मच।